Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All students, most welcome to this last exercise 17.5 of unit sets and function. क्वेश्चन नंबर 1 से बात शुरू कर रहे हैं। आपके सामने सवाल आ गया होगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। नीचे तीन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म से इक्वेशंस गिवन है। इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये देखो कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन हमने यहाँ भी लिख दिया स्टूडेंट्स, और यहाँ से आप देख सकते हैं पहला पार्ट है एक्स माइनस 5, 10 और बराबर है 11, y-7। देखें यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, ये चूंकि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म दी हुई है। ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? इस टाइप की शक्ल ऑर्डर्ड पेयर कहलाती है, कॉमा बी। इसमें कॉमे से पहले वैल्यू होती है और कॉमे के बाद होती है। हम ऑर्डर्ड पेयर की तफसीलात में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि जो ऑर्डर्ड पेयर है इसके ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लोकेट की जाती है। भाई इतनी बात काफ़ी है। ग्राफ में जो ग्राफ से वाकिफ़ है वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फ़िलहाल चूँकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, तो याद रखिएगा अगर दो ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल हो, मिसाल ऊपर लिखा हो ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी, अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हो तो इसका मतलब ये होगा कि कॉमे से पहले जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी, यानी ए बराबर होगा सी के, और कॉमे के बाद वाली वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होंगी, बी बराबर है डी के। ये छोटी सी थ्योरी है, इसको जहन में रखिएगा कि जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो कॉमे से पहले की वैल्यूज़ और कॉमे के बाद की वैल्यूज़ जो इक्वल होती हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉमे से पहले कौन है स्टूडेंट्स? x-5, और यहाँ कॉमे से पहले 11 है, तो हम क्या करेंगे x-5 को इक्वल ले लेंगे किसके? 11 के। ऐसे ही और इसी तरह अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो कॉमे के बाद 10 है और यहाँ कॉमे के बाद y-7 है, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि 10 को जो हम इक्वल ले लेंगे y-7 के। इस तरह से ये स्प्लिट हो जाएगा, ये इक्वेशन ऑर्डर पेयर की स्प्लिट हो जाएगी दो हिस्सों में, जिस तरह के देख नज़र आ रहा है। तो x-5 बराबर 11 के, इसको हमने राइट पे लिख लिया यहाँ पर, और 10 इज इक्वल टू y-7, इसको हमने राइट पे लिखा, इसे लेफ्ट पे लिखा है। x-5 इज इक्वल टू 11 को लेफ्ट पे लिख लिया, ठीक है। ये आपके सामने सिचुएशन आ गई, यहाँ से देख लें प्लीज़। ये आ गया x-5 इज इक्वल टू 11 और यहाँ 10 इज इक्वल टू y-7। अब सही है, दो इक्वेशनें बन गई। इनको हल करें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से -5 को उधर फेंक दिया, -5 आ जाके +5 हो जाएगा, ठीक है। +5 में 11 प्लस करेंगे तो 16 आ गया, ये वैल्यू होगी। सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ आ जाइए, जिसकी समझ में नहीं आया, यहाँ से -7 को इधर शिफ्ट कर दें क्योंकि y को अलग करना है। तो 10 अपनी जगह, -7 यहाँ के प्लस का 7 हो जाएगा। अब +7 में जब 10 को प्लस करेंगे तो 10 और 7 17 हो जाएगा, तो 17 इज इक्वल टू वाई। कायदा ये होता है कि जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसको लेफ्ट पे लिखा जाता है, तो यहाँ साइड चेंज कर दें। 17 इज इक्वल टू वाई को लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 17। तो बात एक ही है, वाई बराबर है 17 के, ठीक है। ये एक्स और वाई की वैल्यू निकलना। सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में सेम वो उसी तरह काम करेंगे। कॉमे से पहले आपको ये नज़र आ रहा होगा 5x + 8, और यहाँ कॉमे से पहले 3x + 10, तो इनको एक दूसरे के स्टूडेंट्स इक्वल लेना है, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ले लेंगे। और इसी तरीके से कॉमे के बाद जो रकम है 5-4, उसको कॉमे के बाद 2y + 2 के इक्वल लेना होगा। समझ रहे हैं बात को? ये रकम इसके इक्वल ले लेंगे, दैट्स इट। तो 5x + 8 बराबर है 3x + 10 के, और वहाँ पे y-4 बराबर है 2y + 2 के, ओके। उसके बाद देखें क्या होगा। अब यहाँ पे करना ये है कि जो x वाली रकमें स्टूडेंट्स हमें इन्हें एक तरफ करना होगा। देखें यहाँ पर आपको 5x नज़र आ रहा है, यहाँ भी 5x मौजूद है, तो इन्हें जो है हमें एक तरफ करना होगा। एक तरफ कैसे करेंगे? आइए, उसका कायदा ये कि 3x को हम लेफ्ट पे भेज देंगे और प्लस का जो 8 है इसको राइट पे। कॉन्स्टेंट एक तरफ हो जाएगा, x एक तरफ, तो प्लस का 5x अपनी जगह रहा, प्लस का 3x यहाँ के माइनस का 3x होगा। फिर +10 पहले से मौजूद है, प्लस का 8 जब राइट पे जाएगा तो वहाँ जाके -8 हो जाएगा। 5x में से 3x को माइनस कर दें स्टूडेंट, जब 5x में से 3x को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। और यहाँ 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। नहीं, अब देखें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट है, दूसरा डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 1 2 2 1 2, तो ऊपर भी 1 बचेगा और नीचे भी 1 बचेगा। आदत के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं, तो फाइनली 1 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेम वही काम करेंगे कि ये जो 2y नज़र आ रहा है इसको लेफ्ट पे भेज दीजिए स्टूडेंट्स, कहाँ पर, ताकि y एक तरफ हो जाए, और -4 को इधर भेज दें ताकि कॉन्स्टेंट नंबर एक तरफ हो जाए। तो प्लस का 5y अपनी आ रहा, +2y यहाँ के माइनस का 2y हो गया,
और -4 वहाँ जाके प्लस का 4 हो जाएगा, समझ लो। 5y में से 2y को माइनस करें, 5y में से 2y गया तो 3y बचेगा, और 2 में 4 प्लस करेंगे तो 6। अब ये 3 मल्टीप्लाई में 2 से अब किस में चला जाएगा, डिवाइड में नीचे, तो 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2 3 के टेबल से काट देंगे, ऊपर 2 अपॉन में 1, हर दत्त के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं है, लिहाजा फाइनली आंसर 2 रह जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा पार्ट क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है, इसकी पहले समझ में नहीं आया फिर समझ लो। 2x माइनस 3y, ओके, क्या है 2x माइनस 3y, कॉमे से पहले, यहाँ कॉमे से पहले 3, इनको इक्वल ले लेंगे। इस तरह यहाँ पे 5x प्लस वाई को 16 के इक्वल ले लेंगे, कॉमे के बाद जो नंबर, ओके। देखिए अब क्या होगा, स्टूडेंट तवज्जो रहे, तो 2x माइनस 3y बराबर है 3 के, और ये आ गया यहाँ, ओके, और 5x प्लस वाई बराबर है किसके, 6 के, वो यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को बाहिमी तौर पे हमें करना है सॉल्व, ठीक है। देखें कैसे सॉल्व करेंगे, तवज्जो रहे। यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स, यस, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 बन गई, और 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को बाहिमी तौर पे हल करके x और y निकालेंगे आप। तो यहाँ पहले इक्वेशन 1 लिख दें ऊपर, जिस तरह से कि नजर आ रहा है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। इसके नीचे इक्वेशन 2 लगा दें, लेकिन उसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखें, किससे, 3 से। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 द 15x, फिर प्लस इसका कोएफिशिएंट 1 है, 3 1 द 3y प्लस 16 3 48, यानी ये इक्वेशन 2 जो थी इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा। क्यों लिखा, आपके जहन में यकीनन सही सवाल पैदा हुआ, क्योंकि ऊपर जो इक्वेशन है उसमें माइनस का 3y था, हमने दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि नीचे प्लस का 3y हो जाए। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें, इन दोनों इक्वेशंस को, तो ऐड करने का नतीजा क्या होगा, -3y प्लस 3y कैंसिल आउट हो जाएगा और x निकल आएगा। तो कायदा ये होता है कि जब दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो इस तरह सॉल्व किया जाता है कि कोई एक अननोन खत्म हो जाए और दूसरा निकल आए, समझ रहे बात को। इसलिए हमने जो है यहाँ पे y को टारगेट बनाया, क्योंकि इजी टारगेट था। तो y फिनिश हो गया। अब रह गया मसला 2x और 15x का, तो 2x में 15x प्लस करेंगे तो 17x आ जाएगा, और प्लस के 3 में प्लस का 48 ऐड करेंगे तो प्लस का 51 आ जाएगा। अब यहाँ 17 को डिवाइड में भेज दीजिए, तो 17 एकम 17, 17 तिया 51 होते हैं, हर उसके नीचे 1 होता है, लिखते नहीं, तो 3 फाइनली आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 3 आ गई। अब जब x की वैल्यू 3 आ गई तो y कैसे निकालेंगे, तो इसका कायदा ये है कि x की वैल्यू 3 को या तो इक्वेशन 1 में पुट करके y निकाल लो, या इक्वेशन 2 में पुट करके y निकाल लो, एक ही जवाब आएगा। तो हम इसे इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 ये रही, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास, आप ऊपर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की, जो x की वैल्यू ऊपर निकाली ये वाली, इसको यहाँ पुट कर दीजिए। समझ रहे बात को, चाहें तो आप साइड में तरह से रीज़न लिख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है, 3 है, जो कि हमने यहाँ लगा दी, इसकी जगह x की जगह 3 लगाया, और -3y इज इक्वल टू 3, 2 3 दा 6 हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू 3। अब +6 है, उसको उधर भेज दीजिए राइट पर, तो माइनस का 6 हो जाएगा वहाँ जाके, यहाँ माइनस का 3y बचेगा लेफ्ट पर। फिर माइनस का 3y इज इक्वल टू 3 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। इक्वेशन के दोनों तरफ माइनस हो तो माइनस माइनस से कट जाता है, तो 3y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब दोनों तरफ 3 के टेबल से डिवाइड कर दें, तो 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, तो y की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस तरह x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या कह रहे हैं, इफ सेट p हैज 10 एलिमेंट्स, सेट p में 10 एलिमेंट्स हैं, q हैज 15 एलिमेंट्स, और q में 15 एलिमेंट्स हैं, जबकि p में कितने, 10। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p क्रॉस q, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट p क्रॉस q में कितने एलिमेंट होंगे, q क्रॉस p में कितने होंगे, और p क्रॉस p में कितने एलिमेंट होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में बताने का कायदा ये होता है, अब p एक सेट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को OP से शो करते हैं। OP का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट p। तो कितने दिए हमें स्टूडेंट्स, OP दिया हुआ है कितना, 10। फिर उसके आगे q हैज़ 15 एलिमेंट्स, इसको OQ से शो करेंगे, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट q 15 है। उसके बाद फिर नीचे इन्फॉर्मेशन पूछी है, उन्होंने बताई है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स p क्रॉस q में कितने एलिमेंट्स होंगे,
ओ से मुराद यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट से, याद रखिएगा ये कायदा है मैथ का, ये एक नोटेशन है, समझ लें कि पी क्रॉस यानी पी और क्यू का जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं ना, बाइनरी रिलेशन बनते हैं जिससे बाद में कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो ऑर्डर पेयर वाला सेट हासिल होता है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है कि पी और क्यू में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, डेट्स इट। यानी क्या फार्मूला है, ये मैंने लिख दिया था यहाँ पे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको पी क्रॉस क्यू में चाहिए तो उसका कायदा ये होता है कि पी के एलिमेंट यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग हो गई है, वो ये कि ओ पी इंटू ओ क्यू लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? ओ पी इंटू ओ क्यू, तो ज़्यादा बेहतर होता। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू। समझ रहे बात को? तो ओ पी की वैल्यू क्या है पर देखो 10 और ओ क्यू की वैल्यू क्या है 15। बस ये पुट करने के बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 150 एलिमेंट आएंगे पी और क्यू के कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ रहे बात को? इसी तरीके से दूसरे में पूछा क्यू क्रॉस पी बताएं, क्यू और पी का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पे भी इस तरह लिख लीजिएगा, ये ओ क्यू है स्टूडेंट्स, क्या है? ओ क्यू। और ये क्या होगा? ओ पी होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। तो अभी भी जब बात तो एक ही है, पी का क्यू के साथ क्रॉस लेते हैं तो एलिमेंट्स की तादाद 150 आई, क्यू का पी के साथ क्रॉस लेंगे तो अभी भी एलिमेंट्स की तादाद वही निकलेगी 150। उसके बाद अगर पी का पी के साथ क्रॉस लें तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी वो हो गई है मिसिंग, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ सही। ओ पी आएगा, यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी, यानी पी के एलिमेंट्स की तादाद को पी के एलिमेंट्स की तादाद से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 नहीं कितने हो जाएंगे? 100। समझ गए बात को? तो ये एक कायदा है। तो पता चला कि अगर सेट्स गिवन हो तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स की तादाद निकालनी हो तो जो भी सेट्स के एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, दैट्स इट। तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे वो पता चल जाएंगे। बहुत आसान कायदा है, एमसीक्यूज में पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने, आगे इससे मजीद समझने में मदद मिलेगी। 3 सेट्स दिए हुए ए 1 2 बी 2 3 सी 1 3 5। ये नीचे 5 पार्ट बताने। पहला ए क्रॉस बी है। पहला पार्ट क्या है फ्रेंड्स? ए क्रॉस बी बताए, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है ये ए बी सी। तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी चाहिए था आपको, तो पहले सेट ए लिख लेंगे, उसके बाद सेट बी। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में करते ही है कि जब दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाता है तो उनके एलिमेंट्स मल्टीप्लाई नहीं होते बल्कि उसके जरिए उनके ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनते हैं? बहुत ही आसान कायदा है। यहाँ पे पहले देखें ये 1 का ऑर्डर्ड पेयर दूसरे सेट के फर्स्ट एलिमेंट 2 के साथ बनेगा तो 1 2 आ गया। फिर 1 का ऑर्डर पेयर किसके साथ बनाएंगे? 3 के साथ, तो 3 आ गया। तो आपने देखा पहले सेट के एलिमेंट का ऑर्डर पेयर दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ बन गया। इसी तरह पहले सेट का अब दूसरे एलिमेंट की बारी है। किसकी? दूसरा एलिमेंट कौन सा देखें स्टूडेंट, इसमें 2 है, तो 2 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, फिर 2 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, तो 2 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ। देखा आपने? तो ये जो ऑर्डर पेयर बन गया फिनिश, तो दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस। अब बी क्रॉस सी चाहिए। बी क्रॉस सी में क्या करेंगे? पहले सेट बी उसके बाद सेट सी लिखा जाएगा। तो यहाँ फिर वही कायदा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो 2 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, फिर 3 के साथ, उसके बाद 5 के साथ, तो 2 1 2 3 2 5। और हर दो ऑर्डर पेयर के बीच में भी कॉमा लगाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद 2 के ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गया, अब 3 से ऑर्डर पेयर बनाएंगे। 3 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, फिर 3 का ऑर्डर पेयर 5 के साथ, तो 3 1 3 3 3 5। पहले सेट में 2 एलिमेंट थे, दूसरे सेट में 3 थे, तो 2 3 6। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आए? 6 आए। याद रहे कि एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट कहलाता है। एक ऑर्डर पेयर इसमें एक एलिमेंट के तौर पे काम करता है। तो 6 ऑर्डर पेयर का मतलब है 6 एलिमेंट्स है। फिर ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब ये 2 हिस्सों में होगा सवाल। पहले इसमें बी यूनियन सी निकालेंगे स्टूडेंट्स। क्या निकालना पड़ेगा? बी यूनियन सी। तो पहले आप ये निकालें, बी साइड लिखेंगे यूनियन सी। यूनियन लेना आता है कि सब सारे एलिमेंट लाइन से लिख देंगे, तो 1 2 3 5 तरतीब से लाइन से सारे एलिमेंट लिखते हैं। 3 2 दफ़ा है तो एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। अब इसका ए के साथ क्रॉस लेना है। क्या करना है? ए के साथ क्रॉस लेना है बी यूनियन सी। तो पहले सेट ए लिखा, उसके बाद फिर ये बी यूनियन सी। तो यहाँ फिर वही ऑर्डर पेयर वाली सेट है वो होगी। 1 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 5 के साथ, तो 1 1 1 2 1 3 1 5। अब बारी किसकी है? 2 की है। तो 2 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 5 के साथ, तो 2 1 2 2 2 3 2 5, दैट्स इट।
आ गया। चौथा पार्ट देखें, बी क्रॉस ए यूनियन सी है, तो इसमें ए यूनियन सी स्टूडेंट्स पहले निकाला जाएगा, तो सेट ए लिखेंगे उसके बाद यूनियन सी। ए का जब सी के साथ यूनियन लेते हैं तो क्या आता है, 1 2 3 5 आ जाएगा, पहले सेट के एलिमेंट फिर दूसरे सेट के एलिमेंट 3 5 4 तो है नहीं, सारे लाइन से लिख दें 1 2 3 5, ये आपके पास आ गया यूनियन सी। नाउ फाइंड बी क्रॉस ए यूनियन सी, अब इसका बी के साथ क्रॉस लेना होगा, समझ रहे हैं बात को। तो सेट बी पहले आया, उसके बाद फिर सेट सी लिख दिया आपने। कायदा अब तो आप समझ ही गए क्या करना होगा, पहले सेट बी के एलिमेंट 2 की बारी है, तो 2 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 5 के साथ, तो 2,1 2,2 2,3 2,5। उसके बाद किसकी बारी है, 3 की बारी है, तो 3 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 5 के साथ, तो 3,1 3,2 3,3 3,5। ओके, दैट्स इट। फिर ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या है, इसमें भी देखें क्या करना होगा, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, तो सेट ए लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स आप जानते हैं सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो यहाँ पर जो दोनों सेट्स में कॉमन है वो 2 है, वो आ जाएगा। ये इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, अब बी इंटरसेक्शन सी की बारी है, तो बी इंटरसेक्शन सी में पहले बी सेट लिखा और उसके बाद सी सेट लिखा, बी था 2 3 और सी सेट था 1 3 5। तो इसमें भी कॉमन एलिमेंट चेक कर लें, क्या है कॉमन एलिमेंट कौन है इसके अंदर, सिर्फ 3 है, 3 आ गया। अब इनका कार्टिशन लेना है, क्या करना है, अब आप इनका कार्टिशन प्रोडक्ट लेंगे, तो कार्टिशन प्रोडक्ट में देखें स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो रहे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, यस, तो 2 आया 3, बहुत ही सिंपल है, तो 2 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ बन जाएगा, डेट्स इट। क्या करना होगा, 2 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ बन गया, एक एक एलिमेंट है, खत्म, डेट्स इट, सिंपल। देखा आपने। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह का सवाल है, कार्टिशन प्रोडक्ट, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है, वो हम डिस्कस करेंगे। ए दिया हुआ है 5 6 और बी सेट दिया हुआ है 1 2 3, दो सेट्स दिए हुए आपके सामने, ठीक है। पहला सेट कौन सा है, 5 6 और दूसरा सेट बी है 1 2 3। अब इन दोनों सेट्स के जरिए आपने क्या करना है, 3 रिलेशन बताने क्रॉस बी, यानी ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा कार्टिशन, उसमें 3 रिलेशन बनाइए, यानी 3 बाइनरी रिलेशन बनाइए। तो ये कैसे बनेगा ये बताना है। फिर सेकंड पार्ट में 4 रिलेशन बताने बी क्रॉस ए में, तीसरे पार्ट में 5 रिलेशन बताने बी में, चौथे पार्ट में ऑल रिलेशन बताने हैं। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या नई चीज़ आ गई है, तो ये आसान सी बात है बिल्कुल। ए और बी सेट आपने लिखा, तो अब देखें यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करना है, जो भी सवाल पूछा है इन्होंने नीचे पार्ट, सबसे पहले आपने इसमें ए क्रॉस बी निकालना। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, ये जो ए क्रॉस बी है इसको मालूम करेंगे सबसे पहले। जी आइए देखें, ए क्रॉस बी निकालते हैं, कैसे निकलेगा ए क्रॉस बी, तवज्जो है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के लिए पहले सेट ए आएगा, ठीक, उसके बाद सेट बी आएगा, उसके बाद फिर ऑर्डर पेयर बनाने आप इस तरह बनाते हैं, तो 5 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, तो 5,1 5,2 5,3। अब किसकी बारी है, 6 की बारी है, 6 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, तो 6,1 6,2 6,3। ये आपने कार्टिशन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकाल ली। क्या निकाली है, ये कार्टिशन प्रोडक्ट आ गई ए क्रॉस बी। अब सवाल क्या था, सवाल ये था 3 रिलेशंस बताइए ए क्रॉस बी में। रिलेशंस किसे कहते हैं, ये पूरा नाम है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशंस असल में सबसेट्स होते हैं कार्टिशन प्रोडक्ट के। ये जो आपको कार्टिशन प्रोडक्ट नज़र आ रहा है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो अभी बताया कि जो ऑर्डर पेयर होता है वो एक एलिमेंट कहलाता है। तो यहाँ कितने ऑर्डर पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 स्मॉल ब्रैकेट है, यानी 6 ऑर्डर पेयर है। इसका मतलब इसमें 6 एलिमेंट है। अब अगर 6 एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, आपको याद है फार्मूला, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 की पावर n वाला, याद करें। 2 की पावर n वाले फार्मूले, यानी 2 की पावर 6 हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 64 के बराबर निकलती है, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इसका मतलब है कि इसके 64 सबसेट्स होंगे, 64 सबसेट्स। वो जो 64 सबसेट्स होंगे उनको बाइनरी रिलेशंस कहते हैं, या सिर्फ रिलेशंस कहते हैं। ऐसे बी में क्या कहलाते हैं वो, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट में उसके जो मुमकिन बाइनरी सबसेट्स होते हैं, सबसेट्स, वो सारे के सारे बाइनरी रिलेशंस कहलाते हैं। दैट्स इट।
अब जाहिर है 64 बाइनरी रिलेशन तो हम नहीं लिख सकते यहाँ पे। इन्होंने कितने पूछे यहाँ पे, 3 रिलेशंस पूछे क्रॉस बी में। तो आप कोई से 3 सबसेट मन चाहे बना दें, बुक के मुताबिक जो आंसर है उसके मुताबिक बना दें या अपने जहन से बना दें। तो मैं और उन रिलेशंस को मार की अलामत से शो करते हैं, यानी उन सबसेट्स को। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 ऑर्डर पे लिए, इसी में से तलाश करके ए क्रॉस बी सेट में से इसी में से तलाश किया, एक 5,2 दिया और 5,3, एक 2 ऑर्डर पेयर का मैंने एक रिलेशन बना दिया। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन है तो आप बोलेंगे ये सबसेट है इसका ए क्रॉस बी, एक रिलेशन बन गया, दैट्स इट। इसी तरीके से एक रिलेशन और बना दे, तो एक रिलेशन और बना दिया, कोई सा भी ले सकते हैं, 5,1 ले लिया और 3,3 ले लिया। तो यहाँ पर 3 नहीं 6 होगा, ये थोड़ी सी मिसिंग भी आए, इतना सारा काम है तो ये चीज़ें भी साथ साथ चल जाती हैं, ठीक है। ये इस तरह की मिस प्रिंटिंग जो है कि बुक में भी नज़र आ जाएगी, शायद 6 कहीं कहीं नज़र आ जाएगी, लेकिन आप समझ जाएंगे 5,1 और 6,3, ये मैंने 2 एलिमेंट्स का फिर एक सबसेट बना दिया। ये सबसेट है इसका, ए क्रॉस बी का दूसरा रिलेशन कह दिया इसे, समझ रहे बात हो, इसको क्या नाम दे दिया, ये दूसरा रिलेशन बना दिया। एक रिलेशन और बना ले, कोई सा भी एक एलिमेंट मैंने फिर यहाँ से पिक कर लिया, R3 6,2, सिर्फ एक एलिमेंट ये वाला पिक कर लिया जो नज़र आ रहा है आपको, ये दिस वन, इसको पिक कर लिया तो ये भी सबसेट है। तो इस तरह से 64 सबसेट्स बन सकते हैं जिनको जिनको 64 रिलेशंस कहा जाएगा। तो कोई से 3 रिलेशन पूछे हैं तो आप चाहें तो कोई से 3, अब देखिए इसके अंदर एक रिलेशन और बना सकते थे। इसी का मैंने क्या किया, एक और रिलेशन में अपनी तरफ से पूछा नहीं है लेकिन मैंने एक रिलेशन और बना दिया, नल सेट। तो जाहिर सी बात है कि नल सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में नल सेट भी मौजूद होता है, लिखा हुआ नहीं है, ये बात हमें थ्योरी से पता है। तो ये भी एक रिलेशन बन गया, समझ रहे बात को। तो इस तरह से कितने बहुत सारे बन जाएंगे, 64 बनेंगे इसमें। सेकंड पार्ट देखें, थ्योरी समझ में आ गई होगी। 4 रिलेशन बताने बी क्रॉस ए में, अब ये सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसमें बी का ए के साथ क्रॉस लेना होगा, ये तरतीब चेंज हो जाएगी, बी का ए के साथ लेना होगा, ये बात ध्यान में रखिए। पहले बी सेट लिखेंगे उसके बाद फिर ए सेट लिखा जाएगा इसमें। 4 रिलेशन बताने, अभी दोबारा आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने का कायदा तो हमें पता चल चुका है कि 1 का 5 के साथ पेयर बनाएंगे, फिर 1 का 6 के साथ होगा, ऐसे ही पहले 1 का 5 के साथ, उसके बाद 1 का 6 के साथ। फिर किसकी बारी है, फिर 2 की बारी है, 2 का 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, फिर किसकी बारी होगी, जाहिर सी बात है कि फिर जो है उसकी बारी होगी 3 की। फिर 3 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे इस तरह 5 के साथ और उसके बाद 6 के साथ, नहीं समझे बात को। तो नीचे ऑर्डर पेयर लाइन से आप देख सकते हैं जो बने हुए 3 to the 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। इसका मतलब है 2 की पावर 6 64 के बराबर है। तो इसमें भी इस सेट का 64 सबसेट्स बनेंगे, उस तीसरा भी बताया था। तो कोई से आपने जो है 4 रिलेशंस बनाने, 4 सबसेट्स पिक कर लीजिए, तो वो बी से ए में 4 रिलेशंस कहलाएंगे। तो अब आप मेरा ख्याल है समझ गए कि अपनी मर्जी से कोई से भी आप सबसेट चुन सकते हैं। सबसेट बनाना तो आपको आते ही है। मिसाल के तौर पर मैंने जो है सिर्फ यहाँ पर एक रिलेशन बनाया 2, 5, ये एक मैंने एलिमेंट ले लिया, ये 1, 5 इसमें मौजूद है, यहाँ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। इस तरह से मैंने एक रिलेशन और बना लिया 3, 5, तो 3, 5 यहाँ पे कहीं नज़र आ रहा होगा इस रेट के लिए, तो ये R2 सबसेट है सेट का। इस तरह पे मैंने 2 और ले लिए 2, 5 और 3, 5, तो 2, 5 ये रहा, 3, 5 यहाँ से पिक कर लिया। फिर एक रिलेशन और बना लिया 3, 5, 1, 5, 3, 6, 3 ऑर्डर पेयर ले लिए, तो 3, 5 ये रहा, 3, 6 ये रहा, 1, 5 शुरू वाला ले लिया। कोई से भी आप ले सकते हैं ऑर्डर पेयर, एक ले लें, 2 वाला सेट बना लें, 3 वाला बना लें, 4 वाला बना लें, नल सेट भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो ये 4 रिलेशन कोई से भी बना लीजिए, बी से ए के लाएंगे, समझ गए। तीसरा पार्ट, अब ये 5 रिलेशन बनाने बाइनरी रिलेशन बी में, इसमें बी में रिलेशन बनाने का मतलब है सेट बी का बी के साथ क्रॉस लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बी का रिलेशन भी, तो बी का बी के साथ क्रॉस लेना होगा। तो बी सेट लिखने के बाद दोबारा बी सेट लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें 1 ने 1 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, फिर 1 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, फिर 1 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, नीचे आ गए लाइन से। फिर बारी किसकी है, 2 की होगी, 2 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, 2 के साथ, फिर 3 के साथ। फिर 3 की बारी होगी, 3 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, नीचे लाइन से लिख दिया यहाँ पर। तो 3, 3 द 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब 3, 3 द 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे तो 2 की पावर 9 फार्मूले के मुताबिक 2 की पावर 9 जो भी होगी
इसका मतलब है इतने सबसेट्स आएंगे इसके। अगर आपके पास कैलकुलेटर है और आप 2 की पावर 9 निकालें तो 2 की पावर 9 जो है वो निकलती है 512। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट के 512 सबसेट्स बनेंगे। कितने? 512। और पूछे कितने? 5 पूछे। कितने अच्छे लोग हैं ये, पूछे सिर्फ 5 है 512 में से। तो बाइनरी रिलेशन जो है, एक आपने नल सेट ले लिया पहला, फिर एक बाइनरी रिलेशन और ले लिया, यानी यहाँ पे जो भी आप रिलेशंस या सबसेट्स बना रहे हैं उसके ऑर्डर पेयर्स बी क्रॉस बी में मौजूद होने चाहिए। समझ गए बात को? मेरा ख्याल है बहस मैंने मुकम्मल कर ली, 2 में आपकी समझ में बात आ गई होगी। बिला वजह पे वीडियो की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो ये 5 रिलेशन हमने ले लिए। भाई इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप ये रिलेशंस या सबसेट्स का सबसेट्स बनाएं तो ये सारे ऑर्डर पेयर आपके बी क्रॉस बी में होने चाहिए। एक मिसाल में फिर भी दे दूं आदतन मजबूर होके कि ये आखिरी रिलेशन बनाया 5, 1 1 क्या इसमें मौजूद है? यस, बी क्रॉस बी में। 2 2 क्या इसमें मौजूद है? ऊपर देखो बी क्रॉस बी में। यस। 3 3 बनाया था, क्या इसमें मौजूद है? यस। ठीक है, ठीक। अब और रिलेशंस ही नहीं, ए में रिलेशंस बनाने, तो अब आप समझ गए होंगे कि ए का ए के साथ क्रॉस लेना पड़ेगा। तो सेट ए दिया हुआ था 5 6, तो यहाँ पे हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? ए का ए के साथ क्रॉस लेना है। तो 5 क्रॉस 5 का 5 के साथ पहला ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर 5 का 6 के साथ बनेगा। इसी तरह पहला ऑर्डर पेयर यहाँ पे 6 की बारी है, 6 का 5 के साथ और फिर 6 का 6 के साथ, 2 दूनी 4 ऑर्डर पेयर बन गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो ऑल रिलेशंस पूछा है, क्या पूछा है? और रिलेशन। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि बताइए टोटल सबसेट्स कितने होंगे इसके? तो नंबर ऑफ रिलेशंस या नंबर ऑफ सबसेट्स भी कह सकते हैं। रिलेशन से मुराद क्या होता है? सबसेट्स होते हैं, याद रखिएगा, से मुराद सबसेट्स है। तो दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n। n से मुराद एलिमेंट्स की तादाद है। अब चूंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हर ऑर्डर पेयर बतौर एक एलिमेंट काम करता है, तो इसमें 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर है। इसका मतलब है 4 एलिमेंट्स हैं। तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4 होगा। 2 की पावर 4 16 होता है। तो इसका मतलब इसमें टोटल 16 रिलेशन बनेंगे। आइए देखें, पहला तो रिलेशन बनेगा सिर्फ 5 नल सेट। दूसरा रिलेशन जो बनेगा, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, वो सिंगल ऑर्डर पेयर पर मबनी होगा। इस पर सिंगल ऑर्डर पेयर में साहब R2 बनाया हमने, देखे यहाँ पे सिंगल ऑर्डर पेयर 5 5, फिर R3 बनाया सिंगल ऑर्डर पेयर 5 6, सारे सिंगल ले लें, 6 5, उसके बाद 6 6 सिंगल सिंगल आ गए। फिर उसके बाद जो ऑर्डर पेयर बनेंगे अब पेयरिंग में बनेंगे, 5 5 यानी पहले ऑर्डर पेयर का दूसरे के साथ पेयर, फिर 5 5 का 6 5 के साथ पेयर, फिर 5 5 का 6 6 के साथ पेयर। नहीं समझे बात को? फिर 5 6 का 6 5 के साथ पेयर, फिर 5 6 का 6 6 के साथ पेयर, फिर 6 5 का 6 6 के साथ पेयर। 1 2 3 4 5 6 7 के करीब बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 के करीब बन रहे। 1 2 3 4, हाँ 6 बनेंगे। कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे ना। 5 5 का 5 6 के साथ बनेगा, देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ। फिर 5 5 का 6 5 के साथ बनेगा, फिर 5 5 का 6 6 के साथ बनेगा, सही है। फिर 5 6 का 6 5 के साथ बनेगा, फिर 5 6 का 6 6 के साथ, फिर 6 5 का 6 6 के साथ, सही है, ठीक है, 6 बन जाएंगे। उसके बाद ट्रिपल बनाएंगे। अब इन्हीं में से ट्रिपल ऑर्डर पेयर सेट कीजिए। ट्रिपल समझ रहे हैं, 3 3 ऑर्डर पेयर्स वाले। तो 3 3 ऑर्डर पेयर में 5 5 5 6 6 5, ये 5 5 5 6 6 6, फिर 5 5 6 5 6 6, 5 5 6 5 6 6, 5 5 6 5 6 6, ये 2 दफा लिख दिया था। तो वैसे तो आराम से समझा जा सकता है अगर हम एक मिसाल ले लें, 1 2 3 4, ये तरह 4 ऑर्डर, इसको 4 ऑर्डर पेयर मान लें, कितने 4 ऑर्डर पेयर है। तो ट्रिपल देखो कैसे बनते हैं, 1 2 3 पहला ट्रिपल, 1 2 4 दूसरा ट्रिपल, 1 2 3 1 2 4 2 3 4 और 1 3 4। नहीं समझे बात को? ये बहुत ही आसान तरकीब है, आप इस तरह से फॉलो कर लिया करें। यानी वो जो ऊपर ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, उनको नंबरिंग कर लें, उनके ऑर्डर पेयर को नंबरिंग कर लें कि ये पहला नंबर फर्ज कर लें, ये वाला 1 ऑर्डर पेयर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चूँकि बहुत ही ज़्यादा घिचपिच होती जा रही है, इस तरह समझने में यकीनन दुश्वारी तो रह जाती है और अजीब सी हो जाती है कहानी। लेकिन बार इन ऑर्डर पेयर को अगर हम नंबर डाल दें 1 2 3 4, तो इस तरह ट्रिपल को समझना आसान हो जाएगा, जो छुरी दी है यहाँ पे, समझ रहे। और आखिर में चारों आ जाएंगे एलिमेंट्स, 5 5 5 6 6 5 6 6,
तो कहने का मकसद ये कि इस तरह से टोटल 16 सबसेट बनेंगे। और इसके लिए कि और हिंट भी है, वो ये है कि जिन्होंने पावर सेट देखा हुआ है, पावर सेट में भी काम होता है। पावर सेट जिस एक्सरसाइज में था, वहाँ जाके 4 एलिमेंट्स वाला पावर सेट कैसे बनाते हैं तुलबा, उसको देख लेंगे तो इसको समझना बहुत आसान होगा। ठीक है, बस ये जवाब है। क्वेश्चन 5, फॉर टू सेट्स ए एंड बी, ये थोड़ा समझने वाला दिमाग वाला काम आ गया इसमें। दो सेट्स ए और बी, इसमें कह रहे हैं कि जो ओ के ए सेट के एलिमेंट हैं 3 है, ए में 3 है, बी में 4 एलिमेंट है। फाइंड नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। तो इन दोनों सेट्स ए और बी के बाइनरी, वो कितने बाइनरी रिलेशन इसमें होंगे ए क्रॉस बी में। देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं तो समझने में शायद उस तरह से मदद मिलेगी, वरना मुश्किल रहेगी। वो ये कि फर्ज कर लें सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3। तो मैंने ले लिया ए बी सी, 3 एलिमेंट ले लिए। सेट बी में कितने एलिमेंट है, 4। तो फर्ज कर लें मैंने ले लिया पी क्यू आर, ऐसे एक मिसाल है समझाने के लिए, 4 एलिमेंट। पहले सेट में 3 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 4 एलिमेंट है, तो उसको ओ ए ओ बी से शो करते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि इन्होंने सवाल किया नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बताइए, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने। एक्चुअली अगर मैं आपसे कहूं कि ए क्रॉस बी निकालें, जब आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उसके अंदर टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, पहले तो ये बताइए ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, वो जो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में होते हैं। तो टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, उसके लिए आपको 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितने आ जाएंगे, टोटल 12 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। कितने, 12। ये बात ध्यान में रखिएगा, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल 12 आएंगे। जब हमें ये बात पता चल गई कि टोटल 12 आएंगे एलिमेंट्स, लिखा हुआ है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बाइनरी रिलेशन वो कितने होंगे, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ बी। ए में एलिमेंट्स की तादाद जरा बी में एलिमेंट्स की तादाद, 3 4 जा कितना हो गया, 12 जो ऊपर समझाया, 12 हो गए। तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी में 12 है। तो अब उसके रिलेशन कितने बनेंगे, रिलेशन कहते हैं किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबसेट्स की तादाद को। तो उसका फार्मूला क्या बताया था, तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, रिलेशन का दूसरा नाम बताया है सबसेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स। तो उसका फार्मूला 2 की पावर n होता है। तो यहाँ पर n की जगह 12 आ गया, समझ लीजिए, समझ रहे बात को। तो बाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल 12 एलिमेंट्स यानी 12 ऑर्डर पेयर है, तो 2 की पावर 12 ले लीजिए, तो 4096 बन जाता है ये। लेकिन बुक में आंसर लिखा हुआ है 2 की पावर 12, 4096। यानी पहला रिलेशन R1, दूसरा R2, तीसरा R3 करते करते 4096 बाइनरी रिलेशन हुए इसमें। छठा, राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी इन टेबुलर फॉर्म। ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर 3 जो है बाइनरी रिलेशन आपको बताने हैं। और इन बाइनरी रिलेशन में आपको जहाँ कहीं स्मॉल ए नजर आ रहा है, कहाँ स्मॉल ए, इसका ताल्लुक सेट ए से है। और जहाँ कहीं बी नजर आ रहा है स्मॉल बी, इसका ताल्लुक सेट बी से होगा। तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 3 सेट्स दिए हुए ए, हाँ सेट्स 2 दिए हुए ए और बी। तो 0 1 2 3 पहला सेट एलिमेंट, बी के एलिमेंट है 2 4 6 8, यू कैन सी है। ये पहले सेट के एलिमेंट आ गए, फिर बी सेट के एलिमेंट 2 4 6 8 हमने नीचे उतार लिए। अब इसमें देखें पहला जो बाइनरी रिलेशन है उसके एलिमेंट्स कैसे ऑर्डर टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे आप। सबसे पहला काम स्टूडेंट्स इसमें यह होगा कि इन दोनों का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि जब तक कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लेंगे तब तक रिलेशन नहीं बन सकते। क्योंकि जाहिर सी बात है जो रिलेशन होते हैं वो सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो आपने पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लें। देखिए यहाँ पे हमें 4 एलिमेंट हैं, बी में भी 4 हैं, तो 4 चौक 16, कितने 16 एलिमेंट्स वाला जो है वो बनेगा, ये पार्टीशन प्रोडक्ट बनेगा। इसमें 16 ऑर्डर पेयर या 16 एलिमेंट्स होंगे। तो आपको बनाना आ गए, याद है ना किस तरह करते थे, मैं एक दफा फिर भी दिखा दूँ आपको। 0 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, फिर 0 का 4 के साथ, 0 का 6 के साथ, फिर 0 का 8 के साथ। इस तरह फिर 1 के साथ ऑर्डर पेयर बी के एलिमेंट्स के बनाएंगे, फिर 2 के साथ बी के एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर, फिर 3 के साथ, तो इस तरह 16 बन जाएंगे। अच्छा अब ये ऑर्डर पेयर बन गए। इन ऑर्डर पेयर्स के अंदर कॉमे से पहले जो नंबर है वो ए की वैल्यू है, वो किसकी वैल्यू कहलाएगी, स्मॉल ए की। कॉमे के बाद जहां कहीं नंबर है वो स्मॉल बी है। कॉमे से पहले जहां कहीं कॉमे से पहले नंबर है वो स्मॉल ए है। कॉमे के बाद जो स्मॉल बी है किसी भी ऑर्डर पेयर में, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, ये बात भी समझ में आ गई। आगे आइए, आगे पहला रिलेशन क्या कह रहे हैं और से देखें। पहला रिलेशन है सेट ए, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ रिलेशन कि ये ऑर्डर पेयर ए बी पर मुश्तमिल है सच दैट बी लेस देन 5, जबकि बी छोटा है किससे, 5 से।
अब आप वो तमाम ऑर्डर पेयर तलाश करेंगे जिसमें कॉमे के बाद जो नंबर है वो 5 से छोटे हैं। किससे छोटे हैं? 5 से छोटे। मिसाल पर 0,2, तवज्जो रहे, ये मैंने पहला ऑर्डर पेयर लिखा 0,2, इसके अंदर बी जो है, बी एलिमेंट जो है कॉमे के बाद वो 5 से छोटा है। इससे और तलाश करें 0,4, इस ऑर्डर पेयर में भी जो बी एलिमेंट है वो 5 से छोटा है। इस तरह, और 6 ये 5 से बड़ा हो गया, 8 5 से बड़ा हो गया। तो और तलाश करें 1,2, यस, इसमें जो कॉमे के बाद बी है वो 5 से छोटा है। 1,4, फिर आएगा यहाँ 2,2, और उसके बाद क्या आएगा 2,4, 2,4 के बाद आएगा 3,2, 3,2 और फिर 3,4। तो ये वो तमाम शेडेड, येलो शेडेड जो है ऑर्डर पेयर हैं कि जिनमें जो बी है कॉमे के बाद उसके एलिमेंट्स 5 से छोटे हैं। तो इस तरह से आपने पहला रिलेशन जो था ऑर्डर पेयर का टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। समझ रहे हैं बात को? इसी तरीके से अब दूसरा बताइए। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि बाइनरी रिलेशन ऑर्डर पेयर पर मुश्तमिल है, जबकि a प्लस बी इज इक्वल टू 9, यानी a और b को जब जमा करते हैं तो 9 हासिल होता है। क्या हासिल होता है? 9 हासिल होता है a और b को ऐड करने पर। अब आप गौर से देखें स्टूडेंट्स, वहां पर कौन कौन से ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिनमें a और b जमा करने पर, जवाब तो लिख दिया यहाँ पे देखें। एक ऑर्डर पेयर आपका आएगा 1,8, ये 1 में 8 प्लस करें 9, और 3 में 6 प्लस करें 9। इसका मतलब है ये जो ऑर्डर पेयर पर मुश्तमिल रिलेशन है 1, 8 और 3, 6, ये आपका जवाब है। क्योंकि यहाँ पर ए और बी को प्लस करने पर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। समझ रहे बात को? इसमें आप ऊपर जाके तलाश कर लो 1, 8 कहाँ पर है, ये रहा 1, 8, इन दोनों को प्लस करें 9 आ जाएगा, और 3 और 6 को प्लस करें 9 आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो बस ये दो ऑर्डर पेयर पर मुश्तमिल है। तो कंडीशन के मुताबिक इन दोनों सेट्स में ए और बी का मजमूआ 9 निकलेगा, जैसा कि ऊपर दिया हुआ। तीसरे में देखें, तीसरे में क्या कह रहे हैं कि ये R3 जो है रिलेशन ऑर्डर पेयर ए बी पर मुश्तमिल है, जबकि a माइनस बी 1 के बराबर है, यानी a में से b को निकालना है तो 1 है। अब आप तलाश करें उस कार्टिशियन प्रोडक्ट में कि वो कौन सा ऑर्डर पेयर है कि जिसमें a वाले एलिमेंट में से b वाले एलिमेंट निकालते हैं तो 1 आता है। तो आपको सिर्फ एक ही नजर आएगा, डेट इज 3,2, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 जो है कॉमे से पहले ये a की वैल्यू, और कॉमे के बाद जो वैल्यू वो किसकी है? b की। अब a में से b को माइनस करें, यानी 3 में से 2 को निकालें, क्या हासिल हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वही कंडीशन आ जाएगी ऊपर जो थी हुई। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? इस तरह से ये आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ये कैसे होगा? हेलो, एक रिलेशन R इज इक्वल टू एक्स वाई, ये ऑर्डर पेयर पर मुश्तमिल स्टूडेंट से सच दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इज इन Z। जी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जी जो है वो असल में इंटीग्रल सेट होता है। कौन सा? इंटीजर पर मबनी सेट। इंटीजर किसे कहते हैं तो आप जानते ही हैं, 0, प्लस 1 माइनस 1, ये जो सेट है इंटीग्रल, इंटीग्रल वैल्यूज पर मुश्तमिल है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इस पर 12 गुफ्तगू हम कर चुके हैं आपसे। तो आप यहाँ पर देखें, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है कि जो रिलेशन ऑर्डर पेयर एक्स वाई पर मुश्तमिल है, जबकि y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये एक इक्वेशन दी हुई है। आगे क्या कह रहे हैं? पहले पार्ट में देखें स्टूडेंट्स, फाइंड रेंज। क्या मालूम कर रहे हैं? रेंज। अगर डोमेन ये दी हुई है, ये सारी वैल्यूज डोमेन की हो, तो फिर रेंज बताएं क्या होंगी। अब ये रेंज किसे कहते हैं, डोमेन क्या होती है? चीज़ें असल में बहुत आसान होती हैं, बहुत ही सिंपल होती हैं। अब एक जुमले के अंदर इस रेंज कहते हैं वाई की वैल्यूज को, और डोमेन कहते हैं एक्स की वैल्यूज को। डोमेन किसे कहते हैं? एक्स की वैल्यूज को, और रेंज कहते हैं वाई की वैल्यूज को। तो देखें यहाँ पे ये डोमेन की वैल्यूज दी हुई है। डोमेन की वैल्यूज देने का मतलब क्या हुआ? ये एक्स की वैल्यूज है। किसकी वैल्यूज दी हुई है? एक्स की। और क्या मालूम करनी है? रेंज। इसका मतलब एक्स की इन वैल्यूज पर वाई की वैल्यू बताएं क्या होगी। समझ गए बात को? दैट्स इट, सिंपल। और दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं? फाइंड डोमेन। क्या बताइए? डोमेन, यानी एक्स की वैल्यूज बताइए। और अगर रेंज ये दी हुई हो तो ये किसकी वैल्यूज है? वाई की। तो अगले पार्ट में वाई की वैल्यूज दी हुई हैं और डोमेन यानी एक्स की वैल्यूज बतानी है। तो पता ही चला स्टूडेंट्स कि डोमेन ये कोई हवा नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ें होती हैं। डोमेन से मुराद किसकी वैल्यूज हैं? एक्स की। और रेंज का मतलब किसकी वैल्यू है? वाई की वैल्यू। बात बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। आइए पहला पार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? रेंज बताएं। अब बतानी किसके जरिए? हाँ, ये सवाल आपके जहन में सही पैदा हुआ। ये जो y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इक्वेशन दी हुई है, इसको इस्तेमाल करो।
जब भी एक्स या वाई की वैल्यूज निकालनी हो तो उसके लिए इक्वेशन तो चाहिए होती है, तो वो इक्वेशन इसलिए तो दी है उन्होंने ऊपर, गौर से देखें। वाई इज इक्वल टू 2x+5, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब जो डोमेन है उसकी वैल्यू -2 -1 0 1 2, ये वैल्यूज ऑफ एक्स हैं जो कि गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको गिवन है, देख सकते हैं आप ऊपर, पहले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। अब सिंपली क्या करना है स्टूडेंट्स, ये एक्स की वैल्यूज है, -2, ये भी एक्स की वैल्यू, ये भी सब एक्स की वैल्यूज है। ये एक्स की वैल्यूज क्या कहलाती हैं, डोमेन कहलाती हैं, सब एक्स की वैल्यूज चल रही हैं। इनको 1 बाय 1 पुट करते जाएं, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, और वाई की वैल्यूज निकालते जाएं। तो सबसे पहले देखें क्या करेंगे, इफ एक्स इज इक्वल टू, पहली वैल्यू -2 है, इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो वाई इज इक्वल टू 2x+5, यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -2, 2 -2 से मल्टीप्लाई होकर -4 बनाएगा, -4 + 5 इज 1, वाई की वैल्यू 1 आ गई, पहली रेंज 1 आ गई। फिर x इज इक्वल टू -1 पुट करें तो x की जगह -1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -2, -2 में 5 ऐड करेंगे तो +3 आएगा। x की वैल्यू 0 पुट करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 आया, 0 में 5 प्लस करने पर 5 आएगा। x की वैल्यू 1 पुट करें यहाँ पर, इक्वेशन 1 में भागें बार बार, 2 1 दा 2, 2 में 5 प्लस करेंगे तो 7 आएगा। फिर अगली आखिरी वैल्यू x इज इक्वल टू 2 है, वो पुट करें तो 2 2 दा 4, 4 में 5 प्लस करेंगे तो 9 आएगा। तो ये 1 3 5 7 9 आर द वैल्यूज ऑफ y, जिनको रेंज कहते हैं। कितना ईजी और सिंपल है। अब फॉर डोमेन, डोमेन के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डोमेन मालूम करना है। डोमेन कहते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, एक्स की। तो अब इसमें करना ही होगा कि जो इक्वेशन 1 गिवन थी, सबसे पहले वहां से डोमेन यानी एक्स को अलग करेंगे, पहला मसला ये होगा, क्योंकि सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से इसको अलग करें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ से एक्स की वैल्यूज को अलग करना है यार। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, y और +5 इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x। अब 2 को इधर भेज दीजिए, डिवाइड में आ जाएगा, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में होता है, इज इक्वल टू, साइड चेंज कर दें तो x इज इक्वल टू y -5/2, ये इक्वेशन 2 का नाम दे दें। यानी हमें चूंकि डोमेन की वैल्यूज यानी x की वैल्यूज चाहिए थी, इसलिए इक्वेशन 1 से x को अलग कर लिया। अब यहाँ पर जो रेंज गिवन है, आपको x की वैल्यू चाहिए तो रेंज तो दी होगी ना, यानी y की वैल्यूज दी हुई हैं। देखें यहाँ पर, ये सारी कौन है, y की वैल्यूज हैं जो कि आपको गिवन है, रेंज, इसको रेंज कहते हैं। तो अब ये सारी y की वैल्यूज हैं। पहली कौन सी है बोले, y की वैल्यू 11 है, दूसरी y की वैल्यू 13 है, तीसरी y की वैल्यू 15 है, चौथी y की वैल्यू 17 है। इन वैल्यूज पर फिर x की वैल्यू चाहिए, किसकी, x की। तो इफ y इज इक्वल टू 11, अब इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है बार बार, तो इक्वेशन 2 में आ जाइए, ये आगे बस y की जगह पहले 11 आया, 11 में से 5 गया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब किसी को कटिंग नहीं करनी आती कि कैसे कटिंग हो गया, तो भाई मैथ की जान छोड़ दो, कुछ और काम करो, जिसके हल कमाओ जाके। y इज इक्वल टू 13, y की जगह क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 में से 5 गया तो क्या आ गया, 8, 8 को डिवाइड करें 4 से तो 4 अपॉन, हाथ के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं तो 4। फिर y की जगह 15 पुट करेंगे, रेंज जो ऊपर गिवन थी वो पुट कर रहे हैं, 15 में से 5 गया 10, 10 में से को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, अपॉन में 1 होता है, लिखते नहीं, 5 आ गया। y इज इक्वल टू 17 पुट करेंगे, 17 आया, फिर 17 में से 5 गया तो 12, 12 अपॉन 2 6, 2 के टेबल से कट गया, 2 1 2 2 6 12, 6 आ गया। तो डोमेन हासिल हो गई 3 4 5 6। तो ये वो वैल्यूज हैं एक्स की जो उन गिवन रेंज पे हासिल हो गई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8, ये अब आपके सामने आ रहा है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ एक्स वाई रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखें फिर वही ऑर्डर पेयर दिया हुआ एक्स वाई, और लेकिन इस दफा ये कह रहे हैं कि ये डब्ल्यू के एलिमेंट्स है। डब्ल्यू किसे कहते हैं बताइए, व्हाट इज द डब्ल्यू इन मैथ। ये वाला डब्ल्यू नहीं है जिसके नीचे खजाना छुपा होता है, ये वाला डब्ल्यू नहीं है, ये होल नंबर वाला डब्ल्यू है। इसमें मैथ के नंबर छुपे हुए खास, कौन से, 0 1 2 3 4, ये नंबर क्या कहलाते हैं, जो 0 से स्टार्ट होने होल नंबर कहा जाता है। ये हैं सारे होल नंबर, बचपन से आप पढ़ रहे हैं। अब कह रहे हैं इसमें फाइंड डोमेन, क्या मालूम करें, डोमेन बताएं क्या होगी और रेंज बताएं क्या होगी ऑफ दी फॉलोइंग रिलेशन। नीचे रिलेशंस गिवन है तो उनके डोमेन और रेंजेस बतानी है। बाकी डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब देखें सबसे पहले हमने क्या किया, सेट ऑफ होल नंबर लिखा। सेट ऑफ होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3, नीचे लिख भी दिया था। अब जाहिर सी बात है, बात हो रही है रिलेशन की, बात हो रिलेशन की, और आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ना बनाएं तो कैसे हो सकता है। तो W का कार्टेशियन W के साथ ही बनाना है, क्योंकि होल नंबर का जिक्र है सिर्फ। तो जब W का W के साथ आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो 0 0 0 1 0 2, इतना तो बहुत सारे पता नहीं
लातादाद इनफाइनाइट जो ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, ये आप जानते हैं, क्योंकि जो होल नंबर है वो इनफाइनाइट लिए आपने, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट होंगे, जाहिर सी बात है, समझे। अब इन्हीं ऑर्डर पेयर में जो है वो मतलूबा रिलेशंस भी गिवन है जो यहाँ दिए हुए हैं। पहला पार्ट देखें क्या है स्टूडेंट, पहला पार्ट ये पहला पार्ट लिख रहे हैं, 3x थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इस पर गौर करें थोड़ा सा। ये पहला पार्ट आ गया आपके सामने कि ये रिलेशन है, हमें डोमेन और रेंज बतानी है, हमें क्या बतानी है, जबकि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये इंपॉर्टेंट बात। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो इस पर बताइए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब देखिए मैं आपके सामने वैल्यू लिखता हूँ, मैंने पहली जवाब तो लिख दिया, बस उसको समझ लें। ये रिलेशंस बना दिए, ये होंगे वो रिलेशंस, वो रिलेशन जो है वो ये वाला होगा, जी रिलेशन नहीं, सिर्फ यहाँ पे रिलेशन लिखना है आपने, क्या होगा भी मिट गया, ये होगा सिर्फ, ये वो रिलेशन है जो कि जवाब है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे सेटिस्फाई करेगा, ये किसकी वैल्यू है बोले, जवाब से भी, जवाब से भी आंसर निकाल सकते हैं, जवाब से आंसर समझ सकते हैं, कहने का मकसद ये है, एक्स की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू, ऑर्डर पेयर के बाद वाई की वैल्यू है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इन वैल्यूज को इसमें पुट करें, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट करें और वाई की वैल्यू 11, तो क्या आएगा, 3 0 था 0, 0 में 11 पुट करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो 11 इज इक्वल टू 11, सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। इसका मतलब पहला ऑर्डर पेयर 0 11 बनेगा होल नंबर के सेट में, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। नहीं समझे बात को। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स की कोई दूसरी वैल्यू लें, तो आपने दूसरी वैल्यू 1 लेनी। जब आप एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो सेटिस्फाई करने के लिए वाई की वैल्यू 8 लेनी पड़ेगी। कैसे, एक्स की वैल्यू 1 है, 3 1 था 3, अब 3 में क्या प्लस करेंगे कि 11 आए, 8 प्लस करेंगे, तो 3 और 8 क्या हो जाएगा 11। तो दूसरा ऑर्डर पेयर ये होगा। जिसकी समझ में नहीं आया वो फिर समझे, ये एक्स की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। तीसरा ऑर्डर पेयर 2 5 लिए, तो यहाँ पे x की जगह 2 पुट करें और y की जगह 5, 3 टू द 6, 6 में 5 प्लस करेंगे तो 11, फिर सेटिस्फाई हो गया। जिसकी समझ में नहीं आया एक आखिरी चांस, x की जगह 3 और y की जगह 2 ले लें, यहाँ पुट करें 3 3 द 9 और y की जगह 2, 9 और 2 11। देखा आपने, ये वो ऑर्डर पेयर हैं कि जिन पर x और y की वैल्यूज जो है वो सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। तो इन ऑर्डर पेयर में जो x की वैल्यूज हैं वो सारी डोमेन बन जाएंगी, तो 0 1 2 3 ये क्या बन गए, डोमेन। और इन पर जो y की वैल्यूज हासिल हुई है वो रेंजेस बन जाएंगी। तो रेंज क्या आ गई है, 11 आ गई है, एक रेंज 11 आई, फिर 8 आई, फिर 5 आई, फिर 2। तरतीब में लिखना चाहो तो पहले 2 फिर 5 फिर 8 फिर 11 लिख दीजिए, दैट्स इट। सेकंड पार्ट। अच्छा डोमेन की स्पेलिंग सही कर लेना, ये साथ साथ चीज़ें चल रही होती हैं। चलो भाई आ जाओ, नहीं आ रहा, चलो कोई बात, आ गए। डोमेन में AIN आता है, क्या आता है इसमें, डोमेन में क्या आता है AIN। ओके, आप देखें यहाँ पे क्या होगा सेकंड पार्ट। अब इसमें बताना है, रिलेशन बताना है आपने कि इस रिलेशन का डोमेन क्या है और रेंज क्या है, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। नहीं समझे बात को, इस इक्वेशन को। तो आपने रिलेशन बनाया दोबारा, ये एक बाइनरी रिलेशन बना। अब देखें माफी, जो पहला लिया हमने ऑर्डर पे वो 6,0 लिया, तवज्जो रहे, एक से समझेंगे तो दूसरा समझ में आ जाएगा। 6 और उसके बाद 0। हमें कैसे पता चला कि एक्स की वैल्यू 6 चाहिए और वाई की वैल्यू 0 चाहिए। हाँ, अब आप सोचें इस इक्वेशन में पुट करें, एक्स की जगह 6 पुट करें जरा और वाई की जगह 0 पुट करें, तो 6 में से 0 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, क्या 6 नहीं आ जाएगा। इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो इस ऑर्डर पेयर 6,0 पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो पहला ऑर्डर पेयर यही होगा 6,0। फिर इस तरह दिमाग में सोचें दूसरा ऑर्डर पेयर क्या हो सकता है, या एक्स की वैल्यू 7 ले लें और वाई की वैल्यू अगर 1 ले लें तो 7 में से 1 माइनस करेंगे अभी भी 6 आएगा। तीसरा ऑर्डर पेयर क्या होगा, एक्स की वैल्यू 8 ले लें और वाई की वैल्यू 2 ले लें, तो 8 में से 2 गया 6 आएगा। एक और चले, एक्स की वैल्यू 9 ले लें और वाई की वैल्यू 3 ले लें, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आएगा। इस तरह तो ला तादाद ऑर्डर पेयर बन जाएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लिहाजा सो ऑन करके जो आप इस रिलेशन को लिखेंगे, और ये रुकेगा नहीं, रिलेशन इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि इस तरह से बेशुमार ऑर्डर पेयर बन जाएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आप समझ रहे होंगे बात को। तो अब इसमें डोमेन क्या होगी, इन तमाम ऑर्डर पेयर में कॉमे से पहले एक्स की वैल्यू सारी डोमेन 6 से स्टार्ट हो रही है, 6 7 8 9, ये पूरी डोमेन चल रही है। और रेंज क्या होगी जो उसके बाद आ रही है, कॉमे के बाद पहली वैल्यू क्या है, 0 आई है, फिर 1 फिर 2 फिर 3, तो 0 1 2 3 दीज आर द वैल्यूज ऑफ वाई जो कि रेंज के लिए। ये जवाब, उम्मीद है आप समझ गए होंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 ये आ गया, अब है बारी फंक्शन की, था जिसका हमें इंतजार दिलाकर वो आई गई, ना ना करते हाँ हो ही गई। इफ ए एफ, एफ कौन है, फंक्शन है ए टू बी, एफ कौन है, फंक्शन है ए से बी, इज अ फंक्शन गिवन, ये फंक्शन दिया हुआ। अब आप सोच रहे होंगे ये फंक्शन क्या होता है भाई, वो जो रिलेशन लिखे ना अपने ऊपर ऑर्डर पेयर वाले रिलेशन जो बनाए हैं वही फंक्शन कहलाते हैं। खास कंडीशन में वही क्या कहलाते हैं, फंक्शन कहलाते हैं। उन्हीं बाइनरी रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि कब वो फंक्शन होते हैं, कब वो फंक्शन नहीं होते, समझ रहे हैं। वो अभी मौका नहीं है, जैसे जैसे इस क्वेश्चन बढ़ेगा आगे हम उसके मुताबिक बात करेंगे। बिला वजह में आप पर जो है ना एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं उड़ेलना चाहता। तो फंक्शन जो रिलेशंस होते हैं, बाइनरी रिलेशंस, उन्हीं में से कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं इनको फंक्शन बोल देते हैं, समझ रहे हैं। आइए, ये आपके सामने एक फंक्शन दिया हुआ है, पहला सेट ए, जाहिर है फंक्शन बनाने के लिए यानी रिलेशन बनाने के लिए सेट्स तो चाहिए होते हैं, कितने, दो सेट चाहिए होंगे, क्योंकि जाहिर है वो ऑर्डर पेयर पर मबनी है। ऑर्डर पेयर के लिए दो सेट तो चाहिए होते हैं। तो पहला सेट क्या दिया हुआ है इसमें, पहला सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, और दूसरा सेट भी दिया हुआ है एन। एन का मतलब कौन है, इसमें बिल्कुल बहकने की जरूरत नहीं है। एन से मुराद नेचुरल नंबर है। एन से मुराद कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, इज दैट क्लियर। एंड राइट इट्स डोमेन, क्या लिखनी है, डोमेन बताएं क्या होगी, को डोमेन बताएं फंक्शन की क्या है, और रेंज बताएं। तीन चीजें आपने बतानी है, डोमेन, को डोमेन और रेंज। और आल्सो राइट द वैल्यू ऑफ F2 और F4 की वैल्यू भी बताएं। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन यहाँ पे करेंगे ये सबसे पहले। तो फंक्शन जो दिया, जो रिलेशन दिया हुआ है जिसको फंक्शन कह रहे हैं, उसको आर के बजाय एफ से शो कर दिया। चले फंक्शन है भाई, ठीक है, ये फंक्शन आ गया। सेट ए दिया हुआ है नीचे 1 2 3 4, वो भी लिख दिया। सेट भी दिया हुआ है, नेचुरल नंबर पर मुश्तमिल है और इनफाइनाइट जा रहा है, याद रखिएगा 1 से स्टार्ट होगा, ये भी लिख दिया। अब डोमेन किसे बोलेंगे, अभी अभी तो बताया है। ये जो फंक्शन है ये असल में रिलेशन को ही बोला जाता है, इज दैट क्लियर। अब जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, ऑर्डर पेयर से, ऑर्डर पेयर में कॉमे से पहले एक्स की वैल्यूज होती हैं, याद आ गया आप सबको। कॉमे से पहले किसकी वैल्यूज होती हैं, एक्स की वैल्यूज। इनको क्या कहते हैं, डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोमेन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, यानी एक्स की वैल्यूज वो क्या होंगी, 1 2 3 4। और यही जो एक्स की वैल्यूज है असल में सेट ए है आपका। नहीं, ऊपर देख लो भाई, ये लिखा हुआ है सेट ए ही है। उसके बाद को डोमेन किसे कहते हैं, याद रखिए कि ऊपर जो ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स नजर आ रहा है आप सबको, ये ऑर्डर पेयर, इसमें पहला 5, ये रेंज जो लिखी हुई है, कॉमे के बाद जो नंबर है, जो कॉमे के बाद नंबर होते हैं वो वाई की वैल्यूज कहलाती हैं, उन्हीं को रेंज, उन्हीं को जो है वो। अच्छा नहीं, पहले को डोमेन पूछा है, पहले क्या पूछा है, हाँ को डोमेन पूछा। को डोमेन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो पहला सेट है वो तो डोमेन हो गया, जो दूसरा सेट है उसको को डोमेन कहते हैं। किसी फंक्शन में जब आप फंक्शन बनाते हैं तो दो सेट तो चाहिए होंगे ए और बी। जो पहला सेट है वो डोमेन कहलाएगा, और जो दूसरा सेट है उसको क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो पहला सेट ए डोमेन हो गया, दूसरा सेट बी को डोमेन हो गया। नो प्रॉब्लम, इसमें कोई जहन पे जोर देने की जरूरत नहीं है, तो जनरल नॉलेज है। ऐसे ही किसी से आपने उसका नाम पूछा, भाई आपका नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम अली है, तो बात खत्म हो गई, दैट्स इट। उसके बाद देखें तीसरी चीज क्या पूछी उन्होंने, रेंज पूछी। रेंज क्या है, हाँ रेंज अभी हमने समझ ली है कि किसी भी फंक्शन के अंदर या रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर में कॉमे के बाद जो नंबर होते हैं, कॉमे के बाद 5 6 7 8 जिस तरह यहाँ पर है, तो इनको रेंज बोला जाता है। ये क्या है, रेंज। तो यहाँ पे रेंज क्या होगी, 5 6 7 8 है। मैंने कलर चेंज कर दिया था, आप ब्लू पेन से ही लिखे, समझ गए, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। तो ये रेंज कहलाएगी। उसके बाद देखिए इन्होंने एक चीज और पूछी, F2 और F4 की वैल्यू पूछी। किसकी वैल्यू पूछी थी, मैं फिर भी चाहूंगा आप देखें, ये F2, इसका मतलब क्या है, ये जो ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है ये एक्स की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, एक्स या डोमेन। इस पर उन्होंने जो वैल्यू पूछी है वाई यानी रेंज पूछी है। तो देखें यहाँ पर गौर से, किसके अंदर जो एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, गौर से देखें इस पूरे ऑर्डर पेयर के अंदर रिलेशन में, ये रही एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये गौर से देखें इस ऑर्डर पेयर पे 2। इस पर वाई की वैल्यू क्या आई है, 6 आई है। इसका मतलब है F2 यानी फंक्शन की वैल्यू एक्स पर कितनी है, 6 या 4 है, 2 पे तो 6 आई है, मैंने 4 क्यों लिख दिया। एक्स की वैल्यू 2 है, इसके ऊपर वाई की वैल्यू क्या आई है, 6 आई है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 6 होगा, क्या होगा, 6 होगा। मैं इस आंसर को चेक करना चाहूंगा, सही है, ठीक है स्टूडेंट, ये 6 होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर है, ये वाला ऑर्डर पेयर देखें, इस ऑर्डर पेयर में एक्स की वैल्यू 2 पर जो वाई की वैल्यू है वो असल में आपका जवाब है 6। इस तरह F4 की वैल्यू चाहिए किसकी,
F4, इसका मतलब है x की वैल्यू 4 पर बताएं y की वैल्यू क्या हो। तो x इज इक्वल टू 4, ये नजर आ रहा है ऑर्डर पेयर, x की वैल्यू 4 है, इस पर y की वैल्यू क्या आ गई है, 8 आ गई है, तो ये 8 होगा। ठीक, समझ गए बात को। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू बताएं, यानी रेंज बतानी होती है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं ए बी दो सेट्स गिवन है, जाहिर है फंक्शन का जिक्र होने वाला है, रिलेशंस का फंक्शन का जिक्र होगा। तो ए और बी दो सेट्स गिवन है आपके सामने, ए की वैल्यू बी की वैल्यू आ गई है। फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर फंक्शन और नॉट। ये बताना है कि नीचे जो रिलेशन दिए हुए हैं ए टू बी, क्या ये फंक्शंस हैं या नहीं है। अगर ये फंक्शंस हैं तो फिर इनकी टाइप बताएं क्या होगी, क्योंकि टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, वन वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये टाइप्स भी होती हैं फंक्शन की, ये भी डिस्कस करें। तो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे हमें फंक्शन कब कोई चीज़ होती है कब नहीं होती वो पता चलेगा, और उसकी टाइप क्या है ये भी पता चलेगा, उसके नाम भी क्या होगा। पहला देखें, पहला क्या दिया हुआ है, ये चारों के चारों, ये पांचों बाइनरी रिलेशंस हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब आप दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सब सेट्स हैं वो सारे बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। उनमें से कुछ बाइनरी रिलेशन ऐसे होते हैं जो दो कंडीशंस के मुताबिक फंक्शन बन जाते हैं, वो क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं आपसे। आइए सॉल्यूशन की तरफ आ जाए। ये पहला सेट ए दिया हुआ है और दूसरा सेट क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो इसको समझने के लिए हमने एक डायग्राम बना ली थी। ये पहला सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट क्या है, और से देखें 2 1 0 0 1 2 3 4, इसको यहाँ एक वर्टिकल कॉलम में लिख दिया। और बी के एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 इधर दूसरे कॉलम में लिख दिया, रिंग टाइप का बना दिया ताकि समझने में आसानी हो। तो ये पहला सेट ए हो गया, दूसरा सेट क्या हो गया, बी हो गया। ओके, यू भी कह सकते हैं आप इसे कि ये एक्स की वैल्यूज है, आसान लफ्जों में ये सारी किसकी वैल्यूज है, एक्स की वैल्यूज है, और ये सारी किसकी वैल्यूज है, वाई की वैल्यूज है। नहीं समझे बात को। इनको यूं भी कह सकते हैं कि सारी डोमेन है, ये कौन है, देखिए अब कहाँ कहाँ से राज की बातें आ रही हैं, समझे, डोमेन, और ये सारी वैल्यूज रेंज। नहीं समझे बात को, क्योंकि एक्स की वैल्यूज को ही डोमेन कहा जाता है और वाई की वैल्यूज को रेंज। लेकिन एक टर्म और आएगी, वाई की वैल्यूज को रेंज तो कहते हैं, इसके अलावा इमेज भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, इमेज। ये सारी इमेजेस हैं डोमेन की। इन नोटेशंस को, नामों को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें आप, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। कंडीशन देखें, कोई रिलेशन का फंक्शन बनता है, उसकी दो शर्तें। पहली शर्त ये कि डोमेन, उस रिलेशन की जो डोमेन है वो सेट ए होना चाहिए। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो उस फंक्शन की डोमेन होने चाहिए, ये पहली शर्त है, फर्स्ट कंडीशन। रिलेशन की डोमेन है यानी एक्स की वैल्यूज है, वो असल में सेट ए होना चाहिए पूरा, कोई मिसिंग नहीं हो। दूसरी शर्त क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। हर एलिमेंट सिर्फ बी के एक ही एलिमेंट के साथ ज्वाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सेट ए का एक एलिमेंट दो दो तीन तीन एलिमेंट के साथ ज्वाइन हो, नहीं, सेट ए का एलिमेंट जो है एक ही एलिमेंट के साथ ज्वाइन होना चाहिए, ये दूसरी शर्त है। अब इन चीजों को समझते हैं कैसे। पहला क्या है, पहला रिलेशन ये दिया हुआ था 0214263, ये पहला बाइनरी रिलेशन है, बताना है कि फंक्शन है या नहीं है। देखिए इसका जवाब सामने आ गया, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं। अब ये फंक्शन क्यों नहीं है इसको समझ लेते हैं, कि इसका जवाब भी लिख दिया है यहाँ पे, बिकॉज जो डोमेन ऑफ द रिलेशन है वो सेट ए के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, गौर से देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसकी डोमेन कौन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डोमेन किसे कहते हैं, भूल गए, याद है, डोमेन कहते हैं कॉमे से पहले वैल्यूज को, ये सारी क्या कहलाती, ये डोमेन कहलाती है कॉमे से पहले। तो कॉमे से पहले जो एलिमेंट है वो क्या है, 0 1 2 3, यही है 0 1 2 3। अच्छा इसमें एक चीज और याद रखिएगा, ये जो यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है इसको डायग्राम के जरिए इस तरह भी शो किया जाता है। देखें सामने आ गया, क्या कौन कौन से एलिमेंट, 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये क्या ये सेट ए के बराबर है, बोलिए। 0 1 2 3 क्या सेट ए, नहीं, सेट ए के एलिमेंट में तो 4 भी शामिल है, इसमें 4 मौजूद नहीं है। फिर से देखें, दूसरे तरीके से समझे, ज्यादा बेहतर है। आपने सेट ए का वो रिंग बनाया, फिर सेट बी का रिंग बना दिया, ठीक है, सेट ए के सारे एलिमेंट लिख दिए और सेट बी के भी सारे एलिमेंट उसी तरतीब से लिख दिए। उसके बाद फिर आपने रिलेशन देखें यहाँ पे किस तरह से एरो के जरिए जो है रिलेशंस बनाए जाते हैं। पहला ऑर्डर पेयर क्या है, ये रेस्टोरेंट 0,2, तो 0 और 2 इनके बीच में एक एरो शो करें, इसका मतलब है कि 0 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ है। फिर 1,4 लिखें, इसका मतलब है 1 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ। 2,6 लिखें, इसका मतलब है 2 का ऑर्डर पेयर 6 के साथ। फिर 3 8 लिखें, इसका मतलब है 3 का ऑर्डर पेयर
8 के साथ। ये आपने रिलेशंस को डायग्राम की सूरत में इस तरह से लिख दिया। ओके, ये आपके सामने आ गया। अब कंडीशन क्या थी, दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, दोनों में से एक शर्त भी पूरी नहीं होगी तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। पहली शर्त यह थी कि जो डोमेन है वो सेट ए होना चाहिए। तो इस रिलेशन की जो डोमेन बन रही है वो सिर्फ ये एलिमेंट बन रहे हैं, 0 1 2 3, ये डोमेन बन रही है। लेकिन सेट ए का चौथा एलिमेंट क्या हो गया, मिस हो गया, ये डोमेन में शामिल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये रीजन लिख दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो डोमेन बन रही है, मैं फिर लिख देता हूँ एक दफा फिर, सॉरी, इस रिलेशन में जो वो आ रहे हैं ना एलिमेंट, बल्कि ऊपर लिखे हुए थे, देखिए ऊपर लिख दिया था 0 1 2 3, इसमें 4 मौजूद नहीं है डोमेन में। इसका मतलब है कि सेट ए जो है वो, उसका 4 एलिमेंट चौथा मिस हो गया, बल्कि पांचवा कहलाएगा, ये 4 नहीं आ रहा इसमें, दैट्स इट। तो इसका मतलब है कि फंक्शन नहीं है, बात ही खत्म हो गई। इट इज नॉट फंक्शन बिकॉज डोमेन ऑफ द रिलेशन नॉट इक्वल टू सेट ए। अगर इस रिलेशन की जो डोमेन होती वो सेट ए के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती तमाम पर, तो फिर ये फंक्शन की तरफ जा सकता था। दूसरा देखें, दूसरे से मजीद समझ में आ जाएगा। ये अब आपके सामने फिर ऑर्डर पेयर रिलेशन दे दिया, क्या ये फंक्शन है, तो इट इज नॉट फंक्शन बिकॉज 2 इज एसोसिएटेड विद 6 एंड 4, रीजन लिख दिया, लेकिन इसको मजीद समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट, फिर आपने ए सेट और बी सेट के रिंग बना लिए, फिर ए के एलिमेंट वही है 0 से लेकर 4 तक, बी के भी वही है। अब इनको मिलाना ज़रा शुरू करें आप। 0 को 10 से मिलाएं पहले, 0 को आपने 10 के साथ मिलाया, मैं ऊपर करना पड़ेगा लेकिन नज़र नहीं आएगा। 1 को 8 के साथ मिलाएं, 1 का 8 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 2 का 6 के साथ, 2 का 6 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ भी बना दिया, और उसके बाद 3 का 4 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ बना दिया, 4 का 2 के साथ, फिर 4 का 2 के साथ बना दिया। अब क्या ये ऑर्डर, इसमें तो डोमेन पूरी आ गई ना, इसमें तो कोई मिसिंग है ही नहीं। 0 1 2 3 4 सेट है कि हर एलिमेंट ने कोई ना कोई इमेज बनाई है, लेकिन अभी भी ये फंक्शन नहीं है। अब क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि 2 जो है वो एट अ टाइम 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो गया। हालांकि उसको एक ही इमेज रखनी चाहिए थी, इसने तो 2 इमेजेस रखनी। 2 4 के साथ भी अटैच हो गया और 2 6 के साथ भी अटैच हो गया, तो 2 ने जो है 2 इमेजेस बना दी, 4 भी और 6 भी। लेकिन फंक्शन की दूसरी शर्त ये थी कि हर एलिमेंट यूनिक सेट बी में एक ही इमेज बनाए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं बना सकता। तो इसने जो एक से ज़्यादा इमेजेस बना दिए 2 ने, लिहाजा ये फंक्शन इस बुनियाद पर नहीं है। तीसरा देखें, तीसरे में फिर तीसरा रिलेशन 0 2 1 4 2 6 3 8 4 8, फिर आपने उसी तरह सेट ए और बी के रिंग बनाए। अब 0 2 ये लिखा हुआ है, 0 पहले इसको देखो, यस ये आ गया। तो 0 का रिलेशन 2 के साथ आ गया, मुझे इसको वो करना पड़ेगा, 0 का रिलेशन 2 के साथ, फिर 1 4, तो 1 का रिलेशन 4 के साथ, फिर 2 6, 2 का रिलेशन 6 के साथ, 3 8, 3 का रिलेशन 8 के साथ, फिर 4 8, 4 का रिलेशन 8 के साथ। अब बताइए क्या ये फंक्शन है, यस इट इज फंक्शन, ये फंक्शन है। क्या है ये, फंक्शन है, बिकॉज, अच्छा फंक्शन भी कौन सा है, फंक्शन तो ये है, दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। पहली शर्त क्या आती है स्टूडेंट्स, जो डोमेन ऑफ द रिलेशन है, इस रिलेशन की अगर मैं आपसे पूछूं डोमेन क्या है, जगह नहीं बनने, क्या है डोमेन अगर आपसे पूछी जाए, यहाँ पर देखो 0 1 2 3 4, डोमेन क्या आ रही है, 0 1 2 3 4 आ रही है, क्या सेट है, नहीं है, यस सेट है, पहली शर्त पूरी हो गई। और हर एलिमेंट ने, ए के हर एलिमेंट ने सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज बनाई है। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट ने, सेट ए के एक एलिमेंट ने 2 इमेजेस बना दी हो, नहीं। अब देखो 3 ने भी एक इमेज बनाई है, 4 ने भी एक ही इमेज बनाई है। ऐसा नहीं कि 3 ने 2 इमेज बना दी हो या 4 ने 2 इमेज बना दी हो, नहीं। लिहाजा ये फंक्शन है। अब जब पता चल गया कि फंक्शन है, तो अब कौन सा फंक्शन है, तो इसका जवाब है ये इनटू फंक्शन है। सवाल, हमें कैसे पता चला इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन कब होता है, ऐसा फंक्शन एस इनटू कहलाता है, ऐसा रिलेशन इनटू फंक्शन कहलाता है जब उसकी रेंज प्रॉपर सबसेट हो बी का, जब उसकी रेंज क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो बी का। अब प्रॉपर सबसेट हो बी का, यार नसीम देखना कौन है, जी स्टूडेंट्स, जी क्या बताया, रेंज जो है वो 2 4 6 8 सबसेट हो, प्रॉपर सबसेट हो बी का। क्या मतलब हुआ, इस बात को यूं समझ लें, ये बात तो हमें समझ में आती है कि इस रिलेशन की रेंज क्या है, कॉमे के बाद जो नंबर है 2 4 6 8, 8 2 दफा आया हुआ, एक ही दफा माना जाएगा, तो 2 4 6 8 रेंज है।
इज दैट क्लियर। लेकिन ये जो रेंज है ये सेट बी के इक्वल नहीं है। इक्वल तब होता है जब ये 10 भी इसमें शामिल होता है। अब 10 यहाँ पे मिसिंग हो गया, इसको मैंने येलो शेड से इसलिए शो कर दिया था। इसका मतलब ये है कि रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल नहीं है, बल्कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट मिस हो गया। लिहाजा इस सूरत में इसको इनटू फंक्शन बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? इनटू फंक्शन बोला जाएगा। तो यूं समझ लें कि अगर रेंज जो में कोई भी एक एलिमेंट मिस हो जाए सेट बी का, दूसरे सेट का, तो वो इनटू फंक्शन कहलाता है। और अगर फर्ज कर लें यहाँ पर 10 होता तो अभी भी फंक्शन होता है, फिर इसको ऑन टू बोलते हैं। कोई भी मिसिंग ना हो और इक्वल हो जाए सेट बी के रेंज, तो उस सूरत में फिर वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। समझ रहे? खैर अभी मौका नहीं हो, जहन उलझेगा आपका। आ जाए चौथा, जब उसकी बात करेंगे तब उस पर आएंगे। चौथा रिलेशन ये आपके सामने आ गया, 0 2 1 2 2 2 3 2 4 8। कॉमे से पहले डोमेन, कॉमे के बाद रेंज। ये आपके सामने रिलेशन। आइए पहले बनाते हैं। 0 का रिलेशन किसके साथ है स्टूडेंट? 2 के साथ। तो 0 का रिलेशन 2 के साथ, फिर 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 3 का, यहाँ डायग्राम पे गौर करें, 3 का 2 के साथ, फिर 4 का 8 के साथ, 4 का रिलेशन 8 के साथ हमने बनाया। ये जो ऊपर रिलेशन ऑर्डर पे लिखे हुए थे वही रिलेशन नीचे एरो के जरिए शो कर दिए। यस इट इज फंक्शन। ये फंक्शन, फंक्शन की पहली शर्त क्या होती है? जो डोमेन है वो सेट ए होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन है इसकी जो डोमेन है 0 1 2 3 4, क्या सेट ए के एलिमेंट है? यस। सारे के सारे एलिमेंट ने कोई ना कोई इमेज तो बनाई है, लिहाजा पहली शर्त तो पूरी हो गई कि डोमेन जो है इसकी रिलेशन की डोमेन किसके बराबर है? सेट ए के बराबर है। दूसरी शर्त क्या होती है कि सेट ए ने एक और सिंगल एक ही एलिमेंट रखा हो, सेट बी में एक ही इमेज बनाई हो। तो आप गौर से देखें कि हर एलिमेंट ने सिर्फ एक ही इमेज बनाई है। 0 ने एक इमेज 2 बनाई, 1 ने भी एक ही इमेज बनाई है 2, जो अगला एलिमेंट 2 उसने भी एक ही इमेज बनाई है, 3 ने भी एक ही। ये एक अलग बात है कि इमेज कौन सी बनाई है उस पर बात नहीं हो रही, इमेज की तादाद कितनी, एक ही बनाई है। 4 ने भी एक वक्त में एक ही इमेज बनाई है। नहीं समझे बात को? लिहाजा ये फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो रेंज है यहाँ पर इस रिलेशन की जो रेंज है वो सिर्फ 2 8 है, क्योंकि यहाँ पे 2 रेंज में दो नंबर नजर आ रहा है आपको, 2 2 2 2 और 8। तो 2 को एक ही दफा माना जाएगा, इसका मतलब इसकी रेंज में 2 आ रहा है और 8 आ रहा है। अब क्या ये सेट बी के इक्वल है? नहीं। जो 2 और 8 है वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। क्या कौन सा सेट है? प्रॉपर सबसेट है। लिहाजा इस सूरत में ये फंक्शन इनटू फंक्शन बन जाएगा पहले की तरह, क्योंकि बाकी एलिमेंट क्या हो गए? सारे मिसिंग हो गए। ये एलिमेंट मिसिंग हो गए सेट बी में, ये रेंज में शामिल नहीं हुए। तो जब एलिमेंट रेंज का हिस्सा ना बन पाए, कम से कम एक भी मिस हो जाए, तो फिर वो इनटू फंक्शन बन जाता है। पांचवा देखें क्या है, 0 2 1 4 2 6 3 8 और 4 10। क्या ये फंक्शन है? पहले तो चेक करें, टाइप पर बाद में बात करेंगे। जवाब लिख दिया लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। देखें सबसे पहले कौन सा है? 0 2। रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। 0 का रिलेशन 2 के साथ, 1 4, 1 का रिलेशन लिए 4 के साथ, यस नीचे एरो बना दिया। 2 6, 2 का रिलेशन 6 के साथ, 3 का रिलेशन 8 के साथ, 4 का रिलेशन 10 के साथ। नीचे नजर आ गया ना सबको? ग्रीन कलर से एरो बना दिए। ये रिलेशन हमने कायम कर दिए। अब पहली शर्त क्या है? डोमेन ऑफ द फंक्शन की शर्त होती है। तो अगर आप डोमेन ऑफ रिलेशन देखें क्या है, क्या वो सेट ए के बराबर है? यस। इसके जो एलिमेंट है 0 1 2 3 4, ये सारे सेट एस इनका ताल्लुक है। क्या सेट ए के हर एलिमेंट ने एक ही इमेज बनाई है डिस्टिंक्ट? तो आप देख सकते हैं कि एक ही इमेज बनाई है सब ने। तो ये फंक्शन है, फंक्शन तो है। अब टाइप कौन सी है? तो इस टाइप को कहते हैं स्टूडेंट्स वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन दोनों। वन वन का मतलब क्या होता है? जब सेट ए के एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनाए सेपरेटली, तो उसको वन वन फंक्शन कहते हैं। क्या कहा जाता है? वन वन। तो वन वन फंक्शन की शर्त पूरी हो गई कि हर एलिमेंट ने सेपरेटली अलग एग्जैक्टली एक ही इमेज बनाई है। देखिए ऐसा भी हो सकता था 0 ने 2 बनाया और 1 ने भी 2 बना दिया, नहीं समझे बात को? लेकिन वो एक ही इमेज बन गई, इसलिए वो वन वन नहीं कहलाएगा। वन वन के लिए जरूरी है कि सेट ए के एलिमेंट ने एग्जैक्टली एक ही इमेज सेपरेटली बनाई है, ये शर्त होती है। तो सबने अलग अलग इमेजेस ही बनाई है। दूसरी शर्त, ये तो हो गया कौन सा? वन वन फंक्शन। अब ये ऑन टू भी है। ऑन टू फंक्शन क्यों है? उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो रेंज हासिल हो रही है, गौर से देखें मैंने लिखा नहीं है वहां पे, जिसमें रेंज हासिल हो रही है वो है 2 4 6 8 10। क्या है ये रेंज? 2 4 रेंज दोबारा ये लिखिए, नहीं समझाने के लिए बताया जा रहा है। ये सिर्फ रेंज क्या है? 2 4 6 8 10, यही है।
क्या ये सेट बी नहीं है पूरा? तो आप बोलेंगे यस। इसका मतलब ये है कि हर इमेज ने कोई ना कोई रिलेशन तो कायम किया है बी के साथ, और बी में कोई एलिमेंट मिस नहीं हुआ। अब मिसिंग नहीं हो तो फिर वो इनटू फंक्शन नहीं कहलाता, बल्कि फिर उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब है कि ये ऑन टू फंक्शन भी है वन वन के साथ। हाँ, इट इज वन वन फंक्शन। ये वन वन फंक्शन क्यों है? बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। ए के मुख्तलिफ एलिमेंट्स ने मुख्तलिफ इमेजेस बनाई है बी में एग्जैक्टली, इसलिए वन वन है। और इट इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू क्यों है? क्योंकि इसकी जो रेंज है वो सेट बी के इक्वल है। जो रेंज है 2 4 6 8 10 वो असल में सेट बी के इक्वल आई है। प्रॉपर सबसेट नहीं है बल्कि इम्प्रॉपर सबसेट है। यूं भी समझ सकते हैं कि जो रेंज है वो इम्प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का। या यूं भी कह सकते हैं कि जो रेंज है वो इक्वल है किसके? बी के। देखो कितने तरीकों से बात की जा सकती है, जिस तरह फंस जाए दिमाग में उस तरह फंसा लो। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन वन फंक्शन और वन वन कोरिस्पॉन्डेंस और नेदर ऑफ देम। ये तीन पार्ट दिए हुए, तीन डायग्राम्स है, इनमें बताना है इनमें कौन सा वन वन फंक्शन है, कौन सा वन वन कोरिस्पॉन्डेंस है, और कौन सी डायग्राम नेदर ऑफ देम को शो कर रही है, ना वन वन है ना कोरिस्पॉन्डेंस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला पार्ट जो है ये वन वन फंक्शन है। जो पहली डायग्राम है, 0 ने सेपरेट इमेज बनाई 4, 1 ने भी सेपरेट डिस्टिंक्ट इमेज बनाई 6, यानी ए के हर एलिमेंट ने, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ने एक डिस्टिंक्ट इमेज बना दी है बी में। तो इसको क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन बोलेंगे। नीचे वजह भी लिख दी है कि इट इज वन वन फंक्शन बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। लेकिन ये वन वन कोरिस्पॉन्डेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट क्या हो गया स्टूडेंट, गौर से देखें, ये वाला एलिमेंट मिसिंग हो गया 5। इज दैट क्लियर? तो ये वन वन फंक्शन तो है लेकिन वन वन कोरिस्पॉन्डेंस नहीं है। दूसरे पे आइए, यस ये वन वन कोरिस्पॉन्डेंस है। क्यों? उसकी वजह है कि हर एलिमेंट ने एक सेपरेट इमेज बनाई है लेकिन बी में कोई भी एलिमेंट मिस नहीं हुआ। इसका मतलब है हर एलिमेंट से एक एलिमेंट कोरिस्पॉन्ड हो रहा है, निकल रहा है। दिस इज कॉल्ड वन वन कोरिस्पॉन्डेंस। इसको वन वन कोरिस्पॉन्डेंस बोलेंगे। इसका जवाब नीचे लिख दिया था, इट इज वन वन कोरिस्पॉन्डेंस सेकंड पैरा, बिकॉज एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। ए का हर एलिमेंट एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर गया। ठीक है। तीसरे में क्या कह रहे हैं? ये जो तीसरा पार्ट है ना, तो ये वन वन है, फंक्शन है, और ना ही जो है ये वो है कॉरिस्पॉन्डेंस है। कॉरिस्पॉन्डेंस तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तीनों एलिमेंट्स ने जो है इमेज तो बनाई है, लेकिन चूंकि 7 मिस हो गया है यहाँ पर, लिहाजा वन वन कॉरिस्पॉन्डेंस तो कहलाएगी नहीं। कॉरिस्पॉन्डेंस में एग्जैक्टली इमेज बनना जरूरी होता है, मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ये वन वन फंक्शन भी नहीं है। वन वन फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हो ये रहा है कि 1 और 2 दोनों मिलकर एक ही इमेज बना रहे। क्या? 1 और 2 मिलकर एक ही इमेज बना रहे, लिहाजा ये वन वन फंक्शन भी नहीं कहलाएगा, तो नियदर कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे? नियदर बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम टू दिस लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज 17। स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ हम एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे आपसे, सही ऑप्शन तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो वैसे तो हमने टिक कर दिया, तमाम तलबा जो सिर्फ ये सही एमसीक्यूज देखना चाहें तो वो एक नज़र देख लें, और उसके बाद फिर इसको बाकायदा ये एक्सप्लेन करते हैं कि सही जवाब तक हम कैसे हमने रसाई की है। ये टिकिंग कर दी गई है, तमाम एमसीक्यूज जो राइट एमसीक्यूज थे उनको टिक कर दिया गया है। आप यहाँ से देख लें। वैसे तो अच्छा, इसके आखिर में जो है वो ये क्वेश्चंस भी हैं 2 3 4 5 6, तो मैं इन्हें नहीं कर रहा सॉल्व फिलहाल। हम जो है सिर्फ एमसीक्यूज को लेके चलेंगे इस वीडियो लेसन में, उनकी एक्सप्लेनेशन जो है उस हवाले से गुफ्तगू हमारी आपके साथ रहेगी इंशाल्लाह। आइए स्टूडेंट देखते हैं, जो पहली एमसीक्यू थी उसका जो जवाब हमने टिक किया वही पी कैसे, डी पार्ट कैसे। विच वन इज सबसेट ऑफ एन? एन कहते हैं नेचुरल नंबर को। इनमें से कौन सा सेट नेचुरल नंबर का सबसेट है? नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है स्टूडेंट? जो कि 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें पी जो है सही जवाब है। पी से मुराद प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर के एलिमेंट क्या होते हैं? 1 याद करें, 2 3 5 7, ये वो नंबर होते हैं जो कि 1 से और अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं। लिहाजा ये वो तमाम एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर में मौजूद होंगे, इन्हें क्या कहा जाएगा? पी को सबसेट कहा जाएगा। तो इसका मतलब पी जो है वो सबसेट होगा नेचुरल सेट का, तो इस लिहाज से डी पार्ट सही है। ई सबसेट नहीं हो सकता, ई भी सबसेट है। ई भी क्या है? सबसेट है, लेकिन हाँ ई भी सबसेट हो सकता है,
लेकिन ई के अंदर तो निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं स्टूडेंट्स। जब हम इवन नंबर की बात करते हैं तो उसके अंदर याद रखिएगा जीरो भी शामिल होता है। जो ई है उसमें जीरो भी शामिल होता है। अब जीरो तो नेचुरल नंबर में मौजूद ही नहीं है, लिहाजा नहीं, ई जो है वो सबसेट नहीं हो सकता नेचुरल नंबर का, याद रखिए। क्यों? इसके अंदर अपॉन में नंबर आ जाते हैं, तो नेचुरल नंबर तो सारे होल नंबर होते हैं, अपॉन में तो कोई होता ही नहीं। जी के अंदर जो है वो होल नंबर आते हैं लेकिन माइनस में भी नंबर आ जाते हैं, लिहाजा जो नेचुरल नंबर है वो सारे पॉजिटिव होते हैं, इनमें माइनस तो होता ही नहीं। लिहाजा जी, क्यू और ई जो है ये सबसेट नहीं हो सकते नेचुरल नंबर के। यस, प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जो कि उसके एलिमेंट नेचुरल नंबर में मौजूद होंगे, लिहाजा प्राइम नंबर सबसेट कहलाएगा। इसको लिखने का अंदाज ये होता है कि पी लिखने के बाद इस तरह से लिख देते हैं, पी इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये प्रॉपर सबसेट है। यानी पी का हर एलिमेंट तो जाहिर सी बात है इनमें मौजूद नहीं है, 4 नहीं है, फिर 6 नहीं है, तो पी प्रॉपर सबसेट। देखिए नेक्स्ट, सेकंड, ये पहला हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस। ये एक सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, इसकी टेबुलर फॉर्म बतानी है। देखिए ये एक्स पर मुश्तमिल है, जबकि एक्स का ताल्लुक इंटीजर से है एन, और एक्स इसका बराबर है 25 के। तो यहाँ से एक्चुअली आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो उधर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस 25, पता है ना ये, फिर प्लस माइनस 25 का रूट 5 होता है। तो अभी एक्स की दो वैल्यूज हैं, एक माइनस में और एक प्लस में, तो -5 और +5 होगी। तो ये बी पार्ट सही है, -5 प्लस होता है लिखते नहीं है, डेट करिए। तीसरा देख लें, फॉर टू सेट्स ए एंड बी, एक ओ ए, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू ओ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर ए और बी में एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे? तो याद रहे कि ऐसे दो सेट के जिनमें एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? इक्विवेलेंट सेट। और इक्विवेलेंट सेट का जो सिंबल है स्टूडेंट वो ये होता है, ये लहराता हुआ इस टाइप का बनाते हैं। ये मिसिंग एक बुक के अंदर, आप इसे बना लीजिएगा तो सी पार्ट सही होगा। ये दो सेट जो इक्विवेलेंट कहलाते हैं उनके एलिमेंट्स की तादाद सेम है। अगर एलिमेंट सेम होंगे तो फिर वो इक्वल बन जाएंगे, समझ रहे हैं बात? चौथा पार्ट देखें, एक्स पर मुश्तमिल है ये सेट, जबकि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स लेस देन 1 है। अभी कह रहे हैं कि ये एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक सेट दिया हुआ है जो नेचुरल नंबर पर मुश्तमिल है लेकिन एक्स लेस देन 1 है। दिलचस्प बात है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से छोटा तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा सेट होगा? ये फिर एम्प्लिटी सेट होगा। कौन सा सेट होगा स्टूडेंट? ये एम्प्लिटी सेट होगा, 1 से छोटा नंबर तो आते ही नहीं है। ये पांचवा पार्ट देखो, एक ए एंड बी, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, तो ए डेल बी बताएं क्या होगा? सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है उनको छोड़ दें और बाकी लिख दें। कॉमन कौन कौन है? 2 और 2 कॉमन, इसको छोड़ दें। 4 और 4 कॉमन, इसको छोड़ दें। बाकी क्या बचा? 1 बचा, 3 बचा और 4 बचा। तो 1 4 को काट दें तो 6 रह जाएगा। 4 को काट दें तो 6 बचेगा, मैं उसको 4 को ही काट दूँ। क्या 2 और 4 दोनों में कट जाएंगे सेम होने की वजह से, तो 1 बचेगा, 3 बचेगा और 6 बचेगा। 1 3 6 ये होगा, ठीक है। छठा पार्ट देखने इस का, विच ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इनमें से कौन सा ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता? याद रखिएगा जो डिफरेंस है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। सिमेट्रिक डिफरेंस कॉम्यूटेटिव हो सकता है, यूनियन कॉम्यूटेटिव होता है, इंटरसेक्शन भी कॉम्यूटेटिव होता है, लेकिन जब आप डिफरेंस लेते हैं तो वो कॉम्यूटेटिव नहीं हो सकता। कॉम्यूटेटिव और हम बहुत कुछ कर चुके हैं स्टूडेंट्स पहले भी, लेकिन अब देखने की नज़र, इसको डिफरेंस जो है कॉम्यूटेटिव नहीं होता। कैसे नहीं होता? अगर आप याद करें थोड़ा सा, ये सिमेट्रिक डिफरेंस कॉम्यूटेटिव, यानी इसका मतलब ये डिफरेंस क्यों कॉम्यू, सिर्फ इसी को समझना। इसका मतलब ये कि जो डिफरेंस है a माइनस बी, दैट इज नॉट इक्वल टू बी। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ए का बी में से डिफरेंस लें या बी का ए में से लें तो सही आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ए में से बी निकालें तो वही जवाब नहीं आता जो बी में से ए माइनस करने पे आता है सेट्स में। लेकिन जो बाकी मामला है, तीसरा यूनियन है, यूनियन जो है कॉम्यूटेटिव होता है। ए का बी के साथ यूनियन लें या बी का यू के ए के साथ यूनियन लें, जवाब एक ही आएगा, बी लिखा हुआ है भैया। इस तरह इंटरसेक्शन भी कॉम्यूटेटिव होता है, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लें या बी का ए के साथ में। इस तरह सिमेट्रिक डिफरेंस भी कॉम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब है कि ए का बी के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस लें
या बी का ए के साथ डिफरेंस लें, एक ही जवाब आएगा। तो ये यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्यूटेटिव है। लेकिन ए माइनस जो डिफरेंस है ए और बी सेट्स का, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। ए में से बी निकालेंगे तो वही जवाब नहीं आता है जो बी में से। मिसाल के तौर पर 5 में से 2 माइनस करें तो क्या वही जवाब आएगा जो 2 में से 5 माइनस करने पर आएगा? कभी भी नहीं। एक मिसाल है नंबरों के, हालांकि सेट नहीं है ये, लेकिन ये नंबरों के हवाले से मिसाल दी जा रही है ताकि कॉम्यूटेटिव डिफरेंस क्यों नहीं होता उसको समझा सके। 5 में से 2 माइनस करते हैं तो 3 आता है, लेकिन 2 में से 5 करने पर -3 आता है, और +3 नॉट इक्वल टू -3। एक समझाने के लिए मिसाल दी है, हालांकि इसके लिए नहीं है वो। लेकिन याद रखिएगा कि कॉम्यूटेटिव जो डिफरेंस है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। साथ में देखें स्टूडेंट्स, एक्स पर मुश्तमिल है सेट एक्स बिलोंग्स टू पी। पी का मतलब प्राइम नंबर है, पी से मुराद कौन से नंबर है? प्राइम। एंड एक्स बिलोंग्स टू क्यू, और क्यू का मतलब तो आप जानते हैं कि रैशनल नंबर होता है। अच्छा, अब ये प्राइम नंबर और रैशनल नंबर दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन सही होगा? तो याद रखिएगा, प्राइम और रैशनल नंबर हो तो उनका यूनियन जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। कौन सा ऑपरेशन? पी यूनियन क्यू। पी यूनियन क्यू जो सेट ऐसा होता है जो कि पी पर भी मुश्तमिल होता है और क्यू पर भी मुश्तमिल होता है। याद रखिएगा, तो कौन सा जवाब आएगा इसमें? पी यूनियन क्यू आएगा। प्राइम नंबर और क्यू का यूनियन जो है वो इसके बराबर है। और याद रखिएगा कि यहाँ ये जो लिखा हुआ है, ये जो टर्म आई है ये वाली, इसको मतलब होता है और। क्या मतलब है इसका? या यहाँ पर और के मायनों में इस्तेमाल हुआ है, तो या तो पी के एलिमेंट आएंगे या क्यू के आएंगे। तो और का मतलब हम इसको यूनियन के तौर पे लेते हैं। अगर यहाँ और के बजाय ये वाला सिंबल होता है इस टाइप का, तो इसको एंड बोलते हैं, और एंड के लिए फिर इंटरसेक्शन का लफ्ज आता है। याद रखिएगा, बस इतनी से ज़्यादा मैं बहस नहीं करना चाह रहा। तो ये और से याद रखिएगा, पी और क्यू का आपने क्या लेना है? यूनियन लेना है। इस पर मुश्तमिल ये सेट होगा। 8वां देखें, एक्स पर मुश्तमिल सेट है, एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। एक्स का ताल्लुक यूनिवर्सल सेट से, एंड एक्स एक्स नॉट बिलोंग टू इंटरसेक्शन बी, और एक्स ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल नहीं है। यानी तमाम एलिमेंट का सेट है जो यूनिवर्सल सेट पर तो मुश्तमिल है, लेकिन यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को आप माइनस कर दें, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। तो याद है, यूनिवर्सल में से आप किसी सेट को माइनस करते हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। इसका मतलब है सेट सी, जवाब ये सी सही होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होता है कि यूनिवर्सल में से माइनस कर दें ए इंटरसेक्शन बी को। यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें, इसका मतलब है यूनिवर्सल के वो एलिमेंट आएंगे जिनमें इंटरसेक्शन बी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है। 9वां देखें, फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कोई से भी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो, याद रखिए क्या, कोई से भी दो नॉन, यानी खाली नहीं होने चाहिए। अगर ए यूनियन बी यूनिवर्सल के बराबर हो और ए इंटरसेक्शन बी पाई हो, यानी ये और भी डिसजॉइंट सेट होंगे, फिर ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। डेफिनेटली कि अगर दो सेट्स उनका यूनियन यूनिवर्सल के बराबर आ रहा है। पहले भी मिसाल दी थी, याद करें जब तफसील से हम बात कर रहे थे। ये फर्ज करने लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। अगर फर्ज कर लें सेट ए 1 2 हो, मिसाल देने समझाने के लिए ताकि दिमाग में फंस जाए, और सेट बी है 3 4। सेट बी क्या है? फर्ज कर लें 3 4। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका इंटरसेक्शन लें, तो आपने, सॉरी ये बी है, ये क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड फिर से मुझे बताना पड़ेगा। ये कौन सा है? बी। ए और बी का इंटरसेक्शन ले, तो इस मिसाल में हमने डिसजॉइंट सेट लिया है ना, तो इनका इंटरसेक्शन नल निकलेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ए और बी का अगर यूनियन लेंगे तो क्या निकलेगा? यूनियन में सारे एलिमेंट लाइन से लिख देंगे तो यूनिवर्सल आ जाएगा 1 2 3 4। तो ये दो सेट ऐसे हैं कि जो डिसजॉइंट है, इनका इंटरसेक्शन नल है, और यूनियन लेने पर यूनिवर्सल सेट आ रहा है। तो ऐसे दो सेट्स को फिर सेल्स कहते हैं। ये सेल्स की डेफिनेशंस में से है। समझ गए बात को? फिर 10वां देखें, ए कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, तो उसका क्या जवाब आएगा? देखिए, होता ही है कि जब आप किसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट का क्या लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट, तो वही यूनिवर्सल सेट आ जाता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से माइनस करें, और जब उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दोबारा यूनिवर्सल आ जाएगा। समझ रहे बात को? हाँ सॉरी, यूनिवर्सल नहीं, ये आएगा। फिर से देख लें इसको एक नज़र, मैं थोड़ा इसको घिच पिच हो रहा है, मिटा दूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये ए डैश का डैश जो है ए डैश होगा। ट्रिपल डैश अगर आ जाए ना, तो दो डैश समझ लो एक दूसरे को काट देते हैं और सिर्फ के आंसर में आ जाएगा ए डैश आ जाएगा। इसको थोड़ा समझ लें। जब होता है कि जब आप ए डैश का डैश ले रहे हैं, फर्ज कर लें ए डैश का डैश, तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल में से
ए डैश को माइनस करें, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी है, फिर यूनिवर्सल माइनस, और ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए को माइनस करें। तो देखिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस से ओपन करें तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस ए, तो प्लस यू और माइनस यू कट गए, यूनिवर्सल सेट कट गए, तो क्या बचा ए। इसका मतलब है जब ए डैश का डैश लेंगे तो क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। ए डैश का डैश क्या होता है, देखें फिर से, ए डैश का डैश होता है ए, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है। तो ए डैश का डैश यानी इसकी जगह क्या आ गया, गौर से देखें, इसकी जगह ए आ गया, ऊपर डैश लगा हुआ, तो ये जवाब सही होगा, ए डैश। समझ लें बात को, बाकी तो जी यहाँ बयान करती है, यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 11वां जो पार्ट है स्टूडेंट्स, वो क्या है, 11 कि ए इज द सुपर सेट ऑफ बी, यानी इसका मतलब है कि बी सबसेट होगा ए का, ए सुपर सेट है बी का, यानी इसका मतलब बी के एलिमेंट ए में मौजूद है। तो ए यूनियन बी लेने पर क्या आ जाएगा, ए ही सेट आ जाएगा। नहीं समझे बात को, मिसाल के तौर पर मैं इसको यूं समझ लें कि अगर फर्ज कर लें ए सेट है, अब समझाने के लिए मिसाल दी जा रही है 1 2 3, और बी सेट है 1 2, तो आप और से देखें बी सबसेट है ए का, तो ए क्या बन जाएगा, सुपर सेट बन जाएगा बी का। तो अगर आप इनका यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी ले, जब ए और बी का यूनियन लेंगे स्टूडेंट्स तो 1 2 3 हासिल हो जाएगा। नहीं समझे बात को, यूनियन लेने पे 1 2 3 आएगा जो कि ए के बराबर है। तो ऐसा सेट जिसमें ए सुपर सेट हो बी का, जब ए यूनियन बी लेंगे तो दोबारा कौन सा सेट, ए सेट ही हासिल हो जाएगा, क्योंकि ए सुपर है ना, यूनियन का मतलब होता है सबका मजमूआ, तो खुद ए ही आ जाएगा क्योंकि उसमें बी तो सबसेट मौजूद ही होगा। 12वां देखें क्या होगा, इन वेन डायग्राम डैश इज यूज टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम में रेक्ट एंगल को यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसको, रेक्ट एंगल को। याद रखिएगा यहाँ पे क्या आंसर आएगा, रेक्ट एंगल। ये एक तरह की एमसीक्यू की सूरत भी है और एक वो भी है, रेक्ट एंगल, ये जवाब सही है। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट होता है ना, इससे सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, तो उसको हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। रेक्टेंगल की शक्ल देखिए सबने ऐसे, तो यूनिवर्सल सेट को ऐसे शो किया जाता है। देखिए ओके, 13वें पार्ट की तरफ आएंगे। x6 बराबर है 2 y माइनस 6 के, तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा। तो इंटरेस्टिंग बात ये कि यहाँ पे x किसके बराबर है, देखें 2, जब दो ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं, तो ये बात पहले भी समझाई, इसको मिटा दूँ मैं ताकि समझाने में मुझे आसानी हो जाए। यहीं पे क्या, फिर से देखें क्या, x बराबर है किसके, ठीक है। अब उस इसी तरीके से कॉमे के बाद 6 हो या कॉमे के बाद y माइनस 6 है, तो 6 को किसके बराबर ले लें, y माइनस 6 के। माइनस 6 को इधर भेजेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। नहीं समझा आपको, माइनस 6 इस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, 6 और से 12, तो x2 हो गया, y 12 हो गया, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, x2 और y 12, तो 12 और 2 14, 14 आएगी। तो कौन सा पार्ट सही होगा, डी पार्ट सही है, इसको टिक कर लीजिए। फिर ये देखें 14, अगर एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स की तादाद 100 हो, जबकि बी एलिमेंट्स की तादाद 5 हो, तो ए एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, 20 होगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो बराबर होते हैं, उसका फार्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, ये फार्मूला बताया था आपको। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट 100 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बताना है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने दिए हमें, देखें 5 दिए हमें, ठीक है। 5 को यहाँ डिवाइड में भेज दो, तो 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, 5 सिफर सिफर 20 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्हें कितना आएगा, 20 आएगा। ओके, अब इतनी कटिंग तो आनी चाहिए वरना मैच छोड़ दो भाई। 15 है, फंक्शन इज कॉल्ड सर्जेक्टिव। एक फंक्शन सर्जेक्टिव कहलाता है। अच्छा, ये मैं इसको टिक नहीं किया था, इसको मैं आपको बता दूं क्या होगा जी स्टूडेंट्स। ये वाला पार्ट कर रहे थे ना आप, फंक्शन इज कॉल्ड सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव को ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स, इसी का दूसरा नाम जो है वो ऑन टू फंक्शन है। सर्जेक्टिव का दूसरा नाम है ऑन टू फंक्शन। में यहाँ कलर चेंज कर दो मेरा ख्याल है, वरना ये परेशान करेगा हमें। ओके, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। इफ रेंज, अगर रेंज को डोमेन की, को डोमेन कहते हैं सेट बी को, किसे कहा जाता है, सेट बी। क्योंकि जाहिर सी बात है फंक्शन के लिए दो सेट चाहिए होते हैं, एक ए सेट चाहिए होता है, दूसरा बी सेट चाहिए होगा। हमने छोटी सी मिसाल भी दी थी यहाँ पे कि फर्ज कर ले सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 है तो ये डोमेन कहलाएगी। सेट बी के जो एलिमेंट है वो 2 3 4 है फर्ज कर लें,
क्या है 2,3,4, तो इसको कोडोमेन बोलते हैं। तो किसी भी फंक्शन के अंदर अगर रेंज, किसी भी फंक्शन में अगर रेंज जो है वो बराबर हो सेट बी के, यानी रेंज जो है, आसान लफ्जों में जो रेंज है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, बी के इक्वल होनी चाहिए, सेट बी के इक्वल होनी चाहिए, यानी सेट बी के एलिमेंट आने चाहिए या कोडोमेन होनी चाहिए, तो उस सूरत में उसको क्या बोल देते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं या ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। याद रखिए कोई एलिमेंट जो है सेट बी का मिस नहीं होता रिलेशन के अंदर। भाई इतनी बात बाकी कुछ को हम कर चुके इसमें शुरू में। आ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू, एक फंक्शन इनटू कब कहलाता है, वही बात है, इनटू तब कहलाता है जब उसकी जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए। इसका मतलब है प्रॉपर सबसेट, कोडोमेन, यानी जो रेंज है स्टूडेंट्स यूं समझ लें आसान लफ्जों में, वो बी के बराबर नहीं होनी चाहिए बल्कि उसका प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए कोडोमेन के। कोडोमेन से मुराद कौन सा सेट है, सेट बी है, यानी उसकी रेंज में सेट बी के सारे एलिमेंट ना आए, कोई ना कोई एक कम से कम मिस होना जरूरी है। तो सूरत में उसको फिर कहते हैं इनटू फंक्शन। 17वां देख लो, 17वें में क्या कह रहे हैं, विच वन इज अ फंक्शन, इनमें कौन सा फंक्शन है। तो फंक्शन की दो शर्तें बताई थी आपको, याद करें इसी वीडियो के अंदर। फंक्शन में होता ही ये है, दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये कि जो बाइनरी रिलेशन है उसकी डोमेन सेट ए हो। डोमेन क्या होनी चाहिए, डोमेन जो है उस फंक्शन की सेट ए, रिलेशन की, बल्कि रिलेशन कहना चाहिए, बाइनरी रिलेशन की जो डोमेन है ए हो, और ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज सेट बी, और ए का एलिमेंट जो है यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ एसोसिएट होना चाहिए, दूसरी शर्त थी। तो भाई इस शर्त को ये वाला रिलेशन फुलफिल कर रहा है। गौर से देखें यहाँ पर कौन सा वाला, ये देखें यहाँ पे जो डोमेन है वो है 0, 6, 5, ये डोमेन आ गई। अगर आपसे कहूँ डोमेन का सेट ए कहलाता है ना, ये 0, 6 और 5, और इसके बाद ये आगे वाली जो कॉमे के बाद नंबर है 5, 0, 6, 5, 0, 6, ये क्या कहलाएंगे, रेंजेस कहलाएंगे। 0, 5 के साथ, 6, 0 के साथ, और इस तरह से 5, 6 के साथ। तो फिर इसको क्या बोलेंगे, विच वन इज अ फंक्शन। तो ये फंक्शन कहलाएगा क्योंकि इस सेट, ये जो रिलेशन है इसकी डोमेन सेट ए है और सब ने एक ही एलिमेंट के साथ जो एसोसिएशन की है। लेकिन ये जो ए बी सी पार्ट है फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 है, 2 ने जो है 5 के साथ भी और 7 के साथ भी इमेज बनाई है, जो फंक्शन नहीं है। यहाँ पर गौर से देखें, 6 ने 7 के साथ भी इमेज बनाई है और फिर 6 ने 8 के साथ भी, यानी दो डोमेन एक ही है लेकिन उसने दो जो है वो एलिमेंट्स के साथ एसोसिएशन की है। तो इस बुनियाद पर ये फंक्शन ही नहीं है, तो दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही, और नॉन ऑफ दिस तो आएगा नहीं, लिहाजा इसी पार्ट से ही होगा। 13, विच वन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव, इनमें से कौन सा बाइजेक्टिव फंक्शन है। देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन उसे कहते हैं जो ऑन टू भी हो और वन वन भी हो। बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहा जाता है, जो वन वन हो, यानी इसका मतलब है सेट ए के एलिमेंट ने सेपरेटली हर एक के साथ डिस्टिंक्ट इमेज बनाई हो सेपरेटली, और कॉरिस्पॉन्डेंस का मतलब भी यही होता है कि कोई मिस नहीं होना चाहिए सेट बी में एलिमेंट, एग्जैक्टली जो है हर एलिमेंट ए का बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएशन करे, यानी ए ने ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट एग्जैक्टली एक इमेज बनाई हुई हो और कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए सेट बी में, तो उसको वन वन कॉरिस्पॉन्डेंस का नाम दिया जाता है। तो वन वन कॉरिस्पॉन्डेंस जो है वो होता है कि जिसमें वन वन फंक्शन भी होता है। देखिए आपके सामने मिसाल मौजूद है, ये फंक्शन बाइजेक्टिव, गौर से देखें, इत्तेफाक की बात है, मिसाल सोच रहा था और सामने ही लिखी हुई है कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो 0, 6, 5 है सब ने एक सिंगल इमेज बनाई हुई है, और जो ये सेट बी फर्ज करने कौन सा सेट है, बी है, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं नजर आ रहा होगा। एक तो ये वन वन फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो वन वन और ऑन टू फंक्शन को ही कहते हैं वन वन कॉरिस्पॉन्डेंस। वन वन और ऑन टू फंक्शन को क्या कहा जाता है, कॉरिस्पॉन्डेंस। वन वन फंक्शन है क्योंकि हर एलिमेंट ने सेपरेटली इमेज बनाई है, और ऑन टू भी है क्योंकि सेट बी के अंदर कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं हुआ, सबके साथ इमेज बन, सबके साथ एसोसिएशन है, सेट बी का कोई एलिमेंट मिसिंग नजर नहीं आ रहा, लिहाजा इसको वन वन कॉरिस्पॉन्डेंस भी कहेंगे, और इसी का दूसरा नाम क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव भी कहलाएगा। तो विच वन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव, तो इसका मतलब है डी पार्ट जो है वो हमेशा बाइजेक्टिव भी होगा और वन वन कॉरिस्पॉन्डेंस वाला भी होगा। बाकी हमने तफसीली गुफ्तगू ऊपर की हुई है हमारा, क्या आप देख सकते हैं। एक्स आई एक्स 19वां, एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन दिया हुआ है, देन विच वन इज नॉट पॉसिबल, तो इसमें कौन सी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब नेचुरल नंबर आप स्टूडेंट जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होते हैं, सब जानते हैं, 1, 2, 3,
ये हमेशा +1 से स्टार्ट होंगे। कौन से? नेचुरल नंबर। अब इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? ये वाला पॉसिबल नहीं है -2। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर लिखेंगे, और इज इक्वल टू के बाद जो आएगा ब्रैकेट में हमेशा पहला वाला लिखा जाता है सेट, नेचुरल नंबर का सेट, और दूसरा नंबर जो है वो रियल नंबर से लिया जाएगा। अब ये वाला मुमकिन क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रैकेट में पहला नंबर नेचुरल नंबर्स के सेट से लिया जाता है और वो -2 है, तो नेचुरल नंबर तो होता ही +1 से स्टार्ट है, उसमें निगेटिव नंबर तो होता ही नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ये पॉसिबल नहीं है। समझ रहे बात को? ये पॉसिबल है। तो याद रखिएगा, जब भी आप नंबर लिखते हैं इज इक्वल टू, तो पहला नंबर नेचुरल वाला होगा, दूसरा नंबर कौन सा होगा? रियल नंबर वाला होगा। क्योंकि n टू r फंक्शन डिफाइन किया गया, तो पहले n आएगा उसके बाद r आएगा। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू -2 ली गई है, इसके अंदर क्या ली गई है? -2। तो नेचुरल नंबर -2 तो होता ही नहीं है माइनस में, लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है। 20वां देख लें, विच वन इज कॉम्यूटेटिव, इसमें से कौन सा कॉम्यूटेटिव है? ये फिर एक वही बात आ गई कि इनमें से कौन सा कॉम्यूटेटिव है, जहाँ थी इब्तिदा जहाँ से वही इंतहा हुई। चलो आइए ज़रा इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ आपसे। यहाँ पे इनमें से कौन सा कॉम्यूटेटिव है? जवाब तो मिल गया आपको, कौन सा कॉम्यूटेटिव है? यूनियन कॉम्यूटेटिव है, क्योंकि ए का बी के साथ यूनियन ले, या बी का यू या बी का ए के साथ यूनियन ले, जवाब एक ही आता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। डिफरेंस कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, क्योंकि ए का बी के साथ डिफरेंस ले तो बराबर नहीं आता बी का ए के साथ डिफरेंस। इस तरह कार्टिशियन प्रोडक्ट भी कॉम्यूटेटिव नहीं होती हमेशा। ए का बी के साथ कार्टिशियन प्रोडक्ट लें तो बराबर नहीं आता बी का ए के साथ कार्टिशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स हो गया, कार्टिशियन प्रोडक्ट हो गई, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होती, लेकिन यूनियन हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है कि ए का बी के साथ यूनियन ले या बी का ए के साथ, जवाब एक ही आता है। अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा अपना। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। बल्कि पार्शियल फ्रैक्शन वाली भी वीडियो चल रही है, वहाँ जाके भी फ़ायदा उठा लें।